वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे यूपी पीसीएस टेस्ट नंबर 3 पे। फुल लेंथ टेस्ट है 150 क्वेश्चंस का। टेस्ट नंबर 1 और 2 सेम पैटर्न पे है। आपको बहुत अच्छे से ये टेस्ट सॉल्व करना है। मुझे अपना स्कोर जरूर कमेंट डाउन करके बताना है और आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे रेगुलर टेस्ट को। देखिए, फुल लेंथ 8-10 टेस्ट जरूर दे लीजिए, उससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आपने लिस्टिंग वीडियो देखे हैं, कंपाइलेशन देखे हैं, तो उन्हीं में से सवाल घूम फिर के बन रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वाले बन रहे हैं जिनमें हम फंसते हैं। एग्रीकल्चर डेटा, सेंसस का डेटा, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे सवाल हमने इसमें बनाने की कोशिश की है, जिससे आपका बहुत अच्छा मतलब प्रेपरेटरी टेस्ट है, ये कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टेस्ट है। तो आई होप यू लाइक इट। शुरुआत करने जा रहे हैं हम हमारे फुल लेंथ टेस्ट नंबर। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूपी पीसीएस जीएस का फुल लेंथ टेस्ट 3। ठीक है, तो ड्रिल सेम है, आप जानते हैं करना क्या है आपको। फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट, नवीनतम कृषि डेटा दिया हुआ है 2022 का। अब तक तो देखिए आप फेमिलियर हो गए होंगे मेरे वे ऑफ टीचिंग से। मैं सारी चीजें नहीं पढ़ती हूँ, मैं हर एक चीज नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पे फोकस रखती हूँ। ठीक है, तो अब लेटेस्ट, और ना ये हिंदी इंग्लिश वाला चक्कर में ज्यादा समझ रहे हैं टॉलरेट करती हूँ। तो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा दिया हुआ है 2022 का। आपको फसलें दी हुई हैं और उनका आपको उत्पादन में जो प्रथम राज्य हैं, मतलब ये जो रैंक्स हैं ये फर्स्ट हैं। तो ये पूछ रहा है आपसे क्या अरहर में कर्नाटका की रैंक 1 है, तो इसमें से आपको करेक्ट चुनना है। अरहर, बाजरा, कॉटन और क्रूड पाम ऑयल। आंसर बता दीजिए आप इसमें से सही कौन सा है। सही है आपका डी। अब मैं आपको वही टॉप 3 बताऊंगी, ठीक है, सेम है चीजें। क्रूड पाम ऑयल में टॉप पे आंध्र प्रदेश है, फिर आपका तेलंगाना है और फिर आपका केरला है। याद रखिएगा आप लोग, केरला की के लिखा है ये। अरहर या फिर तुर में आपका टॉप पे महाराष्ट्र है, तो मैं महाराष्ट्र यहां लिख देती हूं, फिर कर्नाटका है एंड देन उत्तर प्रदेश है। फिर आपका बाजरा में राजस्थान टॉप पे है, याद रखिएगा राजस्थान टॉप पे है, फिर यूपी है, फिर हरियाणा है। राजस्थान, यूपी, हरियाणा। कॉटन में आपका गुजरात टॉप पे है, देन यू हैव महाराष्ट्र, देन यू हैव तेलंगाना कॉटन में, और ये ठीक है ही। चलिए सेकंड, फिर से नवीनतम कृषि डेटा है 2023 का, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2023 का। अब ये कह रहा है मक्का के उत्पादन में, मेज में इंडिया का रैंक 6th है, मीट में इंडिया का रैंक 5th है, और नेचुरल रबर जो होता है प्राकृतिक रबर, उसमें इंडिया का रैंक 4th है, और कॉफी में इंडिया का रैंक 8th है। तो सही कौन सा है? तो आपका सही है बी, 1, 2 और 4th। मक्का में ठीक बात है बिल्कुल। मक्का में इंडिया 6 पे है, मक्का 6 ऐसे लिख लो। मांस में आपका इंडिया 5 पे है, मांस 5। प्राकृतिक रबर में ना इंडिया 6 पे है, याद रखिएगा 6 पे। तो जिस मक्का और प्राकृतिक रबर दोनों एक से हो गए, और 8वें पे है कॉफी में। तो ऐसे याद हो जाएगा। थर्ड, भारत में उत्पादित किए जाने वाले सभी प्रकार के रेशमों में से किस रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? जितने भी सिल्क यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, विच सिल्क इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड? टसर, एरी, मलबरी, मुगा। अब तो आप फेमिलियर हो गए होंगे इन वाले क्वेश्चन से। आंसर बताइए पहले। थर्ड का आपका आंसर है सी, मतलब के शहतूत, मलबरी सिल्क। आपको पता है, आप पिछले क्वेश्चन में हमने किया था मलबरी और नॉन मलबरी, ठीक है। अब आपके मलबरी सिल्क में वही है, ठीक है। मैं टॉप 3 बता देती हूँ आपको। मलबरी सिल्क में टॉप 3 जो हैं, अच्छा पहले तो सिल्क के टॉप 3 देखो। सिल्क मतलब ओवरऑल सिल्क, आपके कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर आपका असम है। अब आप सारे देख लो। मलबरी सिल्क में आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मलबरी में। फिर आपका टसर में जो है टॉप 3 झारखंड, फिर आपका है छत्तीसगढ़, फिर आपका है उड़ीसा। सारे बता दे रही हूं मैं। एरी सिल्क में आपके असम है, मेघालय है, देन यू हैव नागालैंड एरी में। मूगा, मूगा में है आपका असम, मेघालय और अरुणाचल
अरू अरू कर दिया मैंने। और सबसे ज्यादा कौन सा प्रोड्यूस होता है, ये तो आप जानते मलबरी है। तो ओवरऑल सिल्क में कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। फोर्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। यह है आपका 10th एग्रीकल्चर सेंसस 1516 का 10वीं कृषि जनगणना के आंकड़े हैं। ये बोल रहा है जोतों की संख्या से सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है, मतलब नंबर ऑफ होल्डिंग्स के हिसाब से। जोतों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट, डिक्लाइन कहाँ पे हुआ है, मिजोरम में हुआ है। और देश में भूमि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर दर्ज किया गया, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये पूछ रहा है ये। सही कौन कौन से हैं, सही है आपके फर्स्ट और थर्ड, ध्यान रखिए इन चीजों को। अगर आप बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो लैंड होल्डिंग्स का रिकॉर्ड है ना, वो एमपी में है। एमपी में करीब प्लस 12.7% का देखा गया है वृद्धि, और गिरावट देखी गई है सबसे ज्यादा गोवा में, मिजोरम में नहीं। और गोवा में माइनस गई है 28.1। और जी आपका एवरेज साइज होल्डिंग बिल्कुल ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा। फिफ्थ, 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को उनकी उपयोगिता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बोल रहा है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन दिए हुए हैं, उनकी यूटिलिटी के बेसिस पे आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। आप समझते हैं इरिगेशन होता है ना नलकूप से, नहरों से, कुओं से, टैंक से, तो किस हिसाब से होता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर तो देखिए सी है, 4321। अब देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है इरिगेशन वो की जाती है ट्यूबवेल्स के द्वारा, फिर की जाती है कैनाल से, फिर की जाती है वेल से, फिर की जाती है टैंक से, जो TCWT, ये क्रम याद रखना बस। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग क्या हो जाएगा, इधर से इधर। ज्यादा सबसे ट्यूबवेल है, ये हाईएस्ट है टॉप, और ये लोएस्ट है, तो कैसे भी अरेंज करने को आए लगा देना झटाक से। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से किस धातु में ध्वनि की चाल 25 डिग्री पर सबसे कम होती है? Which of the metal has the lowest speed of sound at 25 डिग्री? ब्रास, पीतल, लोहा, आयरन, स्टील या निकल? तो सिक्स्थ का आपका आंसर है ए। जो स्पीड है साउंड की वो 25 डिग्री पे सबसे कम जो होगी वो होगी आपकी ब्रास पे। तो ब्रास पे करीब होती है 4700 किस में, मीटर पर सेकंड, ये तो पता होगा। लोहे में होती है आपकी 5950 मीटर पर सेकंड, स्टील में होती है 5960। ऐसे मतलब कंपैरेटिव याद कर लो। इसमें से ये इन तीनों में ब्रास, मतलब ब्रास में सबसे कम है, तो जनरली ब्रास होगा ही ऑप्शन में, याद रखना 25 डिग्री पे। सेवेंथ, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा? न्यूक्लियर फ्यूल। कौन सा है? थोरियम। और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्या होता है? सिलिकॉन यूज होता है, मतलब सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फेवरेट क्वेश्चन, एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल और हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल, अब किसका क्या है ये आप देख के बताओ मुझे, फिर मैं बता देती हूँ आपको। करेक्ट, ऑल करेक्ट। चलिए इसको रिवाइज करेंगे। थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, आपको पता है। सिलिकॉन यूज होता है ज्यादातर ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए। एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन, फिजन हमेशा याद रखना, ब्रेकेज विखंडन। और संलयन हाइड्रोजन में है। तो एटॉमिक बॉम्ब सबको तोड़ देता है इसलिए फिजन है, और हाइड्रोजन बॉम्ब जोड़ रहा है तो इसलिए फ्यूजन है, दैट इज संलयन, नाभिकीय संलयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एट्थ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ठोस के रूप में अधातुएं, नॉन मेटल्स जो सॉलिड्स के फॉर्म में है, सेलेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन। गैसों के रूप में अधातुएं, मतलब नॉन मेटल्स जो गैस के फॉर्म में है। व्हाट अ क्वेश्चन। नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। आंसर बता दो जरा। पहला, अब देख लो सारे, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों बता देती हूँ। अब इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मतलब इसको मैं ठोस, द्रव्य और गैस यही बोलूं? चलो ठोस देख लो पहले, सॉलिड्स देख लो। सॉलिड्स में आपकी आती हैं कार्बन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयोडीन, याद रहेगा। लिक्विड में आपकी आती है, लिक्विड में ब्रोमीन जो है ना, ये आपकी लिक्विड में आती है। और आपकी गैसेस में आती हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, जेनॉन, हीलियम और रेडॉन। ये याद रख लेना जरा। नाइन्थ,
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये आपके कुछ नाम दिए हुए हैं, ये मैंने आपको लिस्टिंग में भी करवाया हुआ है। डच मेटल, कांसा, मूंज मेटल और पीतल, इसके कॉम्पोजिशन पूछ रहा है ये, तो देख के बताओ कौन सा सही है। 9th का डी ठीक है, 2nd और 4th बिल्कुल ठीक है। अब देखो डच मेटल क्या होता है, डच मेटल कॉपर प्लस जिंक होता है, Zn है ये। कांसा आपका ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर टिन होता है, ठीक है। ये मुंज मेटल क्या होता है, ये भी आपका कॉपर और जिंक होता है, तो ये तो दोनों आसान है याद करने। डच मेटल और मुंज मेटल एक ऑप्शन में गलत थे, दोनों का ही कॉपर और टिन था, कॉपर और जिंक था, सॉरी। और ब्रास क्या होता है आपका, कॉपर जिंक होता है, और ब्रॉन्ज आपका कॉपर टिन होता है, याद रखो। 3 इसमें से कॉपर जिंक हैं। अब कॉपर जिंक वाले सारे इकट्ठा बोलेंगे एक बार हम, डच मेटल, मुंज मेटल और ब्रास, कॉपर जिंक कॉपर जिंक कॉपर जिंक। कॉपर टिन हो गया तो ब्रॉन्ज हो जाएगा, याद हो गया। 10th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, तो बच्चा भी बता देगा। रोटेंट नाशी चूहा विष बनाने में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। रोटेंटिसाइड होता है ना, रैट पॉइजन जो होता है, उसमें जिंक फॉस्फाइड होता है। आंसर कोई गलत नहीं है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम याद करेंगे। सिल्वर आयोडाइड हमारा आर्टिफिशियल बारिश करने में मदद करता है, और जिंक फॉस्फाइड हमारा यूज होता है चूहा मार दवाई में, ऐसे याद कर लो। 11th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। अब ये कुछ आपके डेज दिए हुए हैं, विश्व आदिवासी दिवस, ट्राइबल डे, ओजोन डे, फूड डे, वाटर डे, एनवायरमेंट डे, सारे बढ़िया डेज एक साथ दे दिए हैं। आंसर बता दो, सारे ठीक है। कब होता है ट्राइबल डे, 9 अगस्त, ओजोन 16 सितंबर, ये तो सबको याद है। फूड डे 16 अक्टूबर, वाटर डे 22 मार्च, वाटर तो भैया है ही, आने वाला है। 12th, निम्नलिखित, अच्छा क्यों मनाया जाता है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, क्यों आप बताएंगे मुझे क्यों, कमेंट करिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपको कुछ समिति दी हुई है, ठीक है जी। आपकी भंडारी कमेटी बोलूं समिति बोलूं, एक ही बात समझना, ठीक है। भंडारी समिति, राकेश मोहन समिति, आबिद हुसैन समिति, उर्जित पटेल समिति, आपको बताना किससे सही मैच है वो, बताओ। 12th का आंसर है सी, 3rd और 4th ठीक है, तो 3rd और 4th पहले याद कर लो। आपकी आबिद हुसैन कमेटी किससे रिलेटेड है, लघु उद्योगों से, स्मॉल इंडस्ट्रीज से। और आपका उर्जित पटेल तो सबको पता होता है, मॉनेटरी फ्रेमवर्क होता है, मौद्रिक ढांचा, उससे रिलेटेड है। अब भंडारी देखो, भंडारी किससे रिलेटेड है, भंडारी है आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भंडारी आरआरबी, यहाँ पे लिख लो आरआरबी, और यहाँ लिख लो स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट वाला जो होता है राकेश मोहन है आपकी स्मॉल सेविंग, तो ये दोनों इंटरचेंज्ड है, याद कर लो इन्हें एक बार। 13th, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम, बहुत गंदे लगते हैं क्वेश्चंस, है ना, बताओ भाई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। याद है यस तो बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। चलो खैर सहलो थोड़ा सा, बी है इसका आंसर। ईयर देख लो भाई, ये आपका 2006 का है, ये किसका है, 1978 का है। अब इसमें से ट्रिक यही है कि टेस्ट में जो आए हैं वो याद कर लो। सबसे पुराना ये है 1973 का, और ये 2001 की है, संपूर्ण माता ग्रामीण रोजगार। तो इन दोनों को याद कर लो यार, उससे क्या होगा कि अच्छा ये तो पहले के हैं तो ये बात की होंगी, तो ऐसे एलिमिनेशन में काम आ सकता है, नहीं तो याद कर सकता है कोई, तो मतलब उससे तो बढ़िया है ही नहीं कोई। 14th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्या कह रहा है, कुछ माउंटेन रेंजेस इस क्वेश्चन में दी हुई हैं, नीलगिरी दी हुई है, सतपुड़ा, विंध्या, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, वो किन किन राज्यों में, किन किन स्टेट्स में पड़ती हैं। तो मैप का क्वेश्चन है, चिल्ला चिल्ला के कहती हूं मैं कि मैप बनाओ मैप बनाओ मैप बनाओ। तो 14th का जो आंसर है वो है इसमें से कोई नहीं। अरे भैया ये क्या हो गया, अब चलो अब देखना भी तो पड़ेगा। नीलगिरी आप बताओ मेरे को, नीलगिरी क्या तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में है, बताओ मेरे को। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, मतलब ये ठीक दिया हुआ है, नीलगिरी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में ही है। सतपुड़ा कितने स्टेट्स में है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़। झारखंड कहां से आ जाएगा, छत्तीसगढ़ करो इसको। विंध्या किस में है, आपका गुजरात एमपी और यूपी, ठीक है ये।
अरावली किस में है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेकंड गलत है, लेकिन देखो सेकंड, देखो थर्ड और मतलब ऑप्शन नहीं है ना एक भी, तो इसलिए नन ऑफ दीज है। ऐसे भी सवाल हम बना रहे हैं। चलो 15th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है, अब ये चैनल्स दिए हुए हैं 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री और पाक स्ट्रेट, और आपको बताना है पाक जल मरुमध्य है, आपको बताना है मतलब जलड मरुमध्य है, आपको बताना है ये किस किस के बीच में है, किस किस को सेपरेट करता है। तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ही। बताओ इसमें सही है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अरे देखो ये तो सबको पता है यार, पाक स्ट्रेट किसको सेपरेट कर रहा है? इंडिया श्रीलंका को। मिनिकॉय कहां से आ गया है यहाँ पे? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ना पाक स्ट्रेट। पिछले टेस्ट में बताया भी था, मद्रास का गवर्नर था, उसके नाम पे रखा गया था इसका नाम। याद आ रहा है कुछ? 10 डिग्री रिवाइज सारे करने हैं। 10 डिग्री अंडमान निकोबार, 10 डिग्री अंडमान निकोबार 10, ऐसे याद कर लिया करो कैसे ही गा बजा के। 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय, लक्षद्वीप मिनिकॉय 9, और 8 में है आपके क्या बोलते हैं मिनिकॉय और मालदीव्स, MM8 ऐसे याद कर लो, हो गया याद। 16th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। कैपिटल्स हैं, राजधानी पता होनी चाहिए, मैंने बताया आपको हर देश की, कराइए मैंने लिस्टिंग में। अजरबैजान, युगांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम। बताओ किसका गलत दे रखा है इसमें? ये गलत हो गया ना तो बस बता रही हूं मैं। अरे भैया तुर्कमेनिस्तान की ताशकंद थोड़ी है, तो इस तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अशगाबाद। और ताशकंद किसकी है? अब ये कमेंट करके बताओ मुझे, ताशकंद किसकी है? अजरबैजान की बाकू रिवाइज करो, युगांडा की कंपाला रिवाइज करो, वियतनाम की हनोई, और मुझे बताओ ताशकंद किसकी है कैपिटल? कर्क रेखा भारत के 8 शहरों से होकर गुजरती है, कौन सा शहर इस संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है? अब मैंने आपको पिछली बार वो करवाए थे आपके ट्रिक्स एंड ऑल, तो खैर पहले आंसर बताओ। 8 से निकलती है तो आपको बताना है कौन सा इसमें रेलिवेंट नहीं, सिटी रेलिवेंट कौन सा नहीं है। सिटी भी पूछ सकता है भैया, इसका तो आपको पता है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये है ना इसका ट्रिक। लेकिन ये तो भैया इसने तो ये पूछ लिया, तो आंसर इसका सी है। अब मैं सारे बता दे रही हूँ, अब सारे लिख लो एक बार, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लिखो। गुजरात का जसदन ठीक है, मध्य प्रदेश का शाजापुर ठीक है, और छत्तीसगढ़ का क्या है? छत्तीसगढ़ का है सोनहट, सोनहट, इसे काटो। पश्चिम बंगाल का कृष्णनगर ठीक है। अच्छा इसे काटो मत, चलो पहले लिख लो। गुजरात हो गया, MP हो गया। अब एक तो राजस्थान का देखो, राजस्थान में से किससे क्रॉस हो करती है ये? कालिंजड़, ठीक है, कालिंजर जो है, कालिंजर। फिर कौन सा स्टेट बच गया? 1 2 3 4 ही हुए, तो बहुत बच रहे हैं। झारखंड का, ये झारखंड का लोहारदर्ग से करती है, झारखंड का 5 हो गए। वेस्ट बंगाल कृष्णनगर, त्रिपुरा, उदयपुर, याद रखना राजस्थान का उदयपुर ना लगा के आ जाना। फिर आपका मिजोरम शंपाए, तो ये याद कर लो सारे, ठीक है। 18, निम्नलिखित वर्षों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनके घोषणा वर्ष, तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर टेस्ट में देते हैं हम, रट के आया करो ये वाले सारे, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर किसका? मिलेट्स का, बाजरे का, कैमिलिड्स का, ये मैंने करवाया हुआ है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का है, और रेंजलैंड्स और पेस्टोरल्स का, रंग भूमि और पशुपालकों का। बताओ मेरे को, तो फटाफट बता दो बस, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो उसमें। तो ये कोई है ही नहीं इसमें से, अब देख लो क्यों। मिलेट्स का तो भाई याद हो गया होगा, ये वाला हमारा मिलेट्स का ही तो चल रहा है, मोटा अनाज खाओ इसी साल। कैमिलिड्स का इससे अगला है 2024। ग्लेशियर का इससे उससे अगला है, ये तो बड़े आसान दे दिए भाई, 2026 है इसका, याद कर लो 1 2 3 4। 19th, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ISFR 2021। पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव आवरण का सर्वाधिक भंडार है, मतलब वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट क्या है? मैंग्रोव कवर है। मध्य प्रदेश राज्य में बांस आधारित क्षेत्र का सर्वाधिक भंडार है, बैम्बू बेयरिंग एरिया MP हाईएस्ट। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कार्बन स्टॉक का सर्वाधिक भंडार है, कह रहा है हाईएस्ट, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ कार्बन स्टॉक। बताओ, कोई गलत नहीं है। तो आपका हाईएस्ट बोल रही हूं मैं, बैम्बू की बात आए, मैंग्रोव की बात आए तो वेस्ट बंगाल, बैम्बू बेयरिंग एरिया MP, कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश, तीनों याद कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट। अशोक पहले भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रजा को संबोधित किया था।
अशोक ने अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, 7th ईयर ऑफ हिज रेन में। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में संबोधि बोधगया की यात्रा की थी और 13वें वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। तो इसका बी गलत है। कलिंग पे विजय जो हुई थी ना, देखो पहला था ये तो देखो आपको पता है, ही वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड डायरेक्टली एड्रेस्ड हिज पीपल्स विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अशोक ने कलिंग पे एक्चुअली 8th ईयर में किया था कॉन्कर। इसके बाद तो ये बुद्धिज्म में चले गए थे ना, ऐसा लिखा है 13वें अभिलेख में, 13वें इंस्क्रिप्शन में। और बोधगया गया था ये 10वें साल में, और क्या बोलते हैं धर्म महामात्र अपॉइंट किए थे 13th में, ठीक है। और ये कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? ये पता चलता है 5th इंस्क्रिप्शन से, और ये पता चलता है आपका 8th इंस्क्रिप्शन से। 21 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मणिपुर में G20 देशों और अन्य आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों के लिए एक बिजनेस 20 सम्मेलन हाल ही में इम्फाल में आयोजित किया गया है, बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस। हाल ही में उबर ने 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टाटा मोटर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। उबर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखना मणिपुर में है बिजनेस 20 का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था, और उबर का टाटा मोटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद सकता है। 22 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये न्यूज़पेपर्स दिए हुए हैं और उनके आपके जो प्रतिपादक थे जिन्होंने फाउंड किया, जो वो करते थे उसको एडिट। उद्दंड मार्तंड, प्रताप, पाइनियर, कवि वचन सुधा, बताओ। 22 का बी है, 1, 3 और 4। तो एक बार रिवाइज करेंगे सारे। उद्दंड मार्तंड किसका था? जुगल किशोर का, आप जानते हैं कहां से होता था पब्लिश? कानपुर से। फिर आपका प्रताप समाचार था गणेश शंकर विद्यार्थी का, कानपुर से। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी का है, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से। फिर आपका पाइनी रॉबर्ट नाइट का था, कहां से आता था ये आप जानते हैं? प्रयागराज से। कवि वचन था आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, आता था वाराणसी से। और मोतीलाल नेहरू का भी सुन लो, मोतीलाल नेहरू का एक न्यूज़पेपर का नाम है सबसे फेमस इंडिपेंडेंट, प्रयागराज से मोतीलाल नेहरू। तो ये आपको याद हो गया होगा कि प्रताप न्यूज़पेपर किसका है? GSV का, गणेश शंकर विद्यार्थी। 23 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? करेक्टली मैच्ड। अब ये उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं और संबंधित जिले सराय नाहर राय, सोहागोरा, हस्तिनापुर, सारनाथ। मतलब ये हमने क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ लिया और पूरा लिस्टिंग में बताया है। बताओ आंसर। बी। अब देखो सराय नाहर कहां पे है? सराय नाहर है प्रतापगढ़ में, मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। सोहागोड़ा कहाँ है? गोरखपुर में। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में। सारनाथ कहाँ है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था भैया, वाराणसी में। 24 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये हैं आपके फेयर्स, मेले और उनके जिले। कजली मेला, तरकुलहा मेला, कजरी महोत्सव, कंपिल मेला। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। बी गलत है। तो कजली आपको पता चल गया महोबा। तरकुलहा कहां पे लगता है? तरकुलहा लगता है गोरखपुर में, गोरखपुर। और कजरी महोत्सव मिर्जापुर, कालीन भैया के नगर में। और कंपिल कहां लगता है? कंपिल लगता है आपका कंपिल में ही, फरूखाबाद में। और मगहर बस्ती में कौन सा मेला लगता है जानते हैं आप? मगहर बस्ती में लगता है कबीर मेला। हिंदी इंग्लिश दोनों वालों को बुरा नहीं लगेगा ऐसे, ठीक है। 25 निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी उपभाषाओं का चयन कीजिए। ईस्टर्न हिंदी सब लैंग्वेजेस कौन सी हैं? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। बताइए। 25 का आंसर है बी, 2nd, 3rd और 4th, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको, जो ये मगही है ये आपकी बिहारी सब डायलेक्ट है, सब लैंग्वेज है। बिहारी में आपकी मैथिली, भोजपुरी, मगधी। और ईस्ट की है बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, ठीक है। 26 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? आपके फोक डांसेस हैं, कुछ लोक नृत्य। मिर्जापुर, सोनभद्र का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का, अवध का। बताइए कौन सा सही है। 26 का आपका बी सही है। देखो मिर्जापुर सोनभद्र का है धरखरी। तो मैच द फॉलोइंग कर लें क्या?
मतलब समझ गए ना। ये वाला जो है मिर्जापुर सोनभद्र का, ये इसको यहाँ से आके यहाँ पे मार्क कर दो। धरकरी पूर्वांचल का तो ठीक मार्क है ही, धीवर। बुंदेलखंड का क्या है? बुंदेलखंड का है दीवारी पाई डंडा। और अवध का क्या है? अब अवध का है ढेडिया। अवध का कैसे लेके जाएं ऊपर तक? यहां से ले आते हैं, ठीक है। चलो ये देख लो एक बार। 27 निम्नलिखित में से कौन से घराने ख्याल और ध्रुपद गायन शैलियों के लिए जाने जाते हैं? ख्याल और ध्रुपद घराने पूछ रहा है। फतेहपुर सीकरी, अतरौली, शाहजहांपुर और सहारनपुर। 27 का है ए आंसर, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो आपके ख्याल और ध्रुपद के हैं, मतलब फतेहपुर सीकरी और आपका फतेहपुर सीकरी जो है फर्स्ट और सेकंड ठीक हो गए ना। अतरौली भी आपका इसका हो गया ख्याल और ध्रुपद का। अब बचे हुए किसके हो गए? शाहजहांपुर जो घराना है ना, ये जाना जाता है सरोद वाले, जो सरोद वादक हैं उनके लिए। और सहारनपुर घराना जाना जाता है होरी ध्रुपद के लिए, होरी ध्रुपद। ये स्टाइल्स हैं, ठीक है। 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सिलेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको बताना है, मैंने आपको कराया है, ये मिडिवल वाले में भी कराया है, कौन से गुरु ने क्या आपका किया था उनसे रिलेटेड। गुरु हरगोविंद के बारे में दिया हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अकाल तख्त। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की और पहुल सिस्टम। गुरु अमरदास ने की डेथ हो गई थी स्मॉल पॉक्स से। कौन सा आपका सही है? तो पहला दूसरा ठीक है। देखो, गुरु हरगोविंद ने स्थापना की थी अकाल तख्त की। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली लेके आए थे। गुरु हरकिशन की डेथ हुई थी स्मॉल पॉक्स से, हरकिशन की। और जिन्होंने, गुरु अमरदास ने क्या किया था? गुरु अमरदास ने 22 गद्दियां बनाई थी, 22 गद्दीज, कि जिससे उनका जो ये धर्म है इसका विस्तार हो सके, स्प्रेड हो सके रिलीजन। 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डायनेस्टीज और उनकी कैपिटल्स दी हुई, देख लो। कण्व, कुशन, चौहान, तुलुव, पता होना चाहिए आपको उनकी कैपिटल्स कहां पे थी। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक है। आप देख लो, कण्व की पाटलिपुत्र ठीक है। कुषाण राजवंश की क्या थी? पुरुषपुर, ठीक है बिल्कुल। और अराविडू की क्या थी? अराविडू की थी पेनुकोंडा। चौहान डायनेस्टी की पेनुकोंडा कैसे हो सकती है? सोच के देखो, ये थी अराविडू की। तुलुव की क्या थी? तुलुव की थी विजयनगर। ये कहां से हो गई भाई? अब सुनो, चौहान डायनेस्टी की क्या थी? बताओ मुझे कमेंट करके, यहीं सुन लो। चलो, अजमेर। और आपकी धरानगरी किसकी थी? परमार। नाम सुना है परमार डायनेस्टी का? मैं लिख देती हूँ, कहीं भी याद कर लिया करो, बस बताते हो नहीं कमेंट में और याद भी नहीं करते। 30 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये राज्य और संस्थापक, स्टेट्स और उनके फाउंडर्स के नाम दिए हुए हैं कुछ, जल्दी से मुझे बता दो। बीजापुर, अहमदनगर, बराड़ और गोलकुंडा। सी सही है। बराड़ के थे फताउल्ला इमादुल मुल्क। अब मैं इनके ईयर भी बता देती हूँ आपको, 1490। अब आप बीजापुर के सुनिए कौन है। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह। ये मैच द फॉलोइंग, और इसके आगे इसी का ईयर लिख रही हूं मैं, 1489। फिर आपके अहमदनगर के हैं मलिक अहमद, दोनों के अहमदनगर इन्हीं के नाम पे पड़ा, ठीक है, 1490। और गोलकुंडा के कौन है? बिराड़ के तो देख लिए 1490। गोलकुंडा के कौन बचे? कुतुब शाह, 1518। 31 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये बोल रहा है संस्थापक किसके? संगम, सुलुव, तुलुव और अरिविडू। सारे तो याद हो रहे हैं टेस्ट में, क्या दिक्कत हो रही है? कुछ भी मजे आ रहे हैं? तो सी गलत है। अब सुन लो ध्यान से, फाउंडर और लास्ट रूलर दोनों बता देती हूँ यहाँ पे। बताऊं या फिर एक ही बताऊं? वैसे तुम लोगों को बताने का मेरा मन नहीं करता कई बार। चलो ठीक है। संगम डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे? विरूपक्ष राय टू, VP2। सालुव वंश के फाउंडर कौन थे? नरसिम्ह। और लास्ट रूलर कौन थे? इमादी नरसिम्ह राय, इमादी नरसिम्ह राय, INR, ऐसे याद करो। तुलुव के कौन थे भाई? सदाशिव राय, लास्ट रूलर थे। और फाउंडर कौन थे? वीर नरसिम्ह, VN, फाउंडर थे। सदाशिव राय लास्ट रूलर, लास्ट। अराविडू के कौन थे संस्थापक? तिरुमल।
और लास्ट कौन थे? श्रीरंग टू, SR2। समझ गए? ये लास्ट थे। पहले थे आपके कौन? VN कौन है? वीर नरसिम्हा। ठीक है। 32 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रमुख शब्द जो बहमिनी प्रशासन में प्रचलित थे, ये वो टर्म्स हैं जो बहमिनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। तरफदार, सदरे जहन, अमीर कुल, वजीर कुल। करेक्ट है पहला। तरफदार होता था हेड ऑफ प्रोविंस, प्रांतों का प्रमुख। सदर ए जहान कौन होता था? सदर ए जहान होता था हेड ऑफ जुडिशरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। सदर ए जहान ये होता था। और आमिर कुल कोई नहीं बता सकता क्या? आमिर कुल फाइनेंस का हेड होता था। और वजीर कुल, वजीर कौन है? मैंने बताया भी था एक मोदी जी का नाम लेके, प्रधानमंत्री होता था। इसमें क्या बड़ी बात हो गई भाई? नहीं बता पाओगे? 33 देखो, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का तुर्की में अनुवाद किया था। जो नवरत्न था उनमें से अब्दुल रहीम खाने खाना ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू टर्किश। अल बरूनी ने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। उनकी देखरेख में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। बताइए। पहला ठीक है। अब सुनिए, ये याद रखिएगा, अब्दुल रहीम ने ये बाबरनामा को टर्किश में, फैजी ने करवाया था, ये अल बरूनी ने नहीं करवाया था, याद रखिएगा, फैजी। जब मैंने आपके लिस्टिंग वीडियो में और मिडीवल इंडिया में आपका जो टेबल करवाया था, उसमें मैंने आपसे इंपॉर्टेंट राइटर्स मार्क करवाए थे। अल बरूनी का आपको पता होना चाहिए, फैजी का पता होना चाहिए, तो आप तब तो ध्यान देते नहीं हो। 34 शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। अष्टप्रधान थे इनके, उसमें बताए थे नहीं बताए थे मैंने? तो इसमें से आपके सरे नौबत, मजूमदार, चिटनिस और दाबिर, वो क्या करते थे ये पूछ रहा है। देख के बताओ क्या करते थे। डी, फर्स्ट और फोर्थ ठीक है। सरे नौबत क्या करता था? ये मिलिट्री कमांडर था, सेना अध्यक्ष था। मजूमदार कौन था? मजूमदार या फिर अमात्या, ये आपका अकाउंटेंट जनरल होगा हमेशा, ऐसे नाम। और चिटनिस या फिर सुरनविस, ये आपका जनरल सेक्रेटरी होगा। ये देखो यहां तक आ गया मेरा पेन, अरे बाप रे। चिटनिस आपका जनरल सेक्रेटरी ये, और मजूमदार आपका अकाउंटेंट जनरल। और दाबिर आपको पता है, दाबिर या फिर सुमंत, ये था आपका सेरेमनीज और फॉरेन अफेयर्स का मास्टर, प्रमुख, समारोह और जो विदेश मामले होते थे। 35 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। मुगल डायनेस्टी जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1526 में हुई थी, इब्राहिम लोदी को हरा के। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी के दुर्ग की नींव डाली थी तथा उसे निर्मित करवाया था। ठीक है, बताओ। कोई गलत नहीं है, तो आपको पता ही होगा, बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को। कौन से बैटल में? कौन सा बैटल था ये बताओ। और फोर्ट ऑफ सिरी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की गई थी, इंटेलिजेंस सिस्टम। इल्तुतमिश ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। और औरंगजेब के शासनकाल में सैन्य अधिकारियों को जागीरें देने की शुरुआत की गई थी। जो ट्रेडिशन था ना जागीर ग्रांट करने का, वो औरंगजेब के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, ये कह रहा है। आंसर तो 36 का आंसर है बी, सेकंड और थर्ड। अब पहला क्यों गलत है? इंटेलिजेंस सिस्टम जो स्टैब्लिश हुआ था, सेकंड और थर्ड गलत है, सॉरी। तो पहला तो ठीक है, इल्तुतमिश इंटेलिजेंस सिस्टम स्टैब्लिश हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही उपाधि दी थी राय रायन की, अलाउद्दीन खिलजी AK। और औरंगजेब ने स्टार्ट किया था, और सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये स्टार्ट किया था आपका जागीर देना। तो ये पूरा सवाल जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, तीनों चीजें। 37 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है बलबन द्वारा दीवाने अर्ज विभाग बनवाया गया था। ऐसी हर राजा का पूछेगा ये। दीवाने वकूफ जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने बनवाया, दीवाने सियासत MBT ने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और दीवाने मुस्तकराज बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। कोई भी इसमें से गलत नहीं है, रट लो दीवाने अर्ज। और मुझे कमेंट करके बताओ ये डिपार्टमेंट था किस चीज के लिए। बलबन, वकूफ
जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, सियासत MBT मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी। ये सारे बताओ किस लिए थे, सियासत क्या करता था, कौन सा डिपार्टमेंट है ये मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी। अब 38 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम गांव के मुखिया को कहा जाता था, हेड ऑफ द विलेजेस मुकद्दम। कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण लेने की प्रथा फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की थी, जैसे तकावी कहते थे, टकवी लोन्स होते थे ना वो। और नील सल्तनत काल में शुरू की गई पहली फसल थी, इंडिगो थी पहली क्रॉप जो इंट्रोड्यूस हुई थी सल्तनत काल में। इसका आपको आंसर बताना है सही कौन सा है। 38 का सी सही है, फर्स्ट और थर्ड। अब आपको पता है मुकद्दम ही होता है विलेज का हेड। अब ये जो टक्कवी का जो काम था ये FST ने नहीं किया था, ये किया था MBT ने, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इंडिगो याद रखना पहली क्रॉप थी, अच्छा फैक्ट है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। कलिंग वॉर, गुप्ता साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का शुभारंभ, नंद डायनेस्टी कब पावर में आई। 39 का आंसर बताओ मुझे, डी। अब सुनो, कलिंग 261 BC, गुप्ता एम्पायर का है लगभग 320 AD, विक्रम संवत तो यार पता ही होगा 58 BC है, और नंद ये आए आपके 424 424 BC। 40 फिर से कालानुक्रमिक क्रम आ गए। शुंग साम्राज्य की स्थापना, बैटल ऑफ हाइडस्पस, दक्षिण राइज ऑफ सतवाहन्स इन साउथ इंडिया, सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। अब यार बताओ, ये नहीं बता पाओगे क्या है? बता पाओगे, बहुत आराम से बता पाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। 40 का क्या आंसर हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अरे भाई इन सब में सबसे पुराना हाइडस्पस वाला है ना, ये तो वो है जिसमें पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था, और ये तो एंशिएंट इंडिया का हो गया, ये सब बात का है, ऐसे ही दिमाग लगा लो। सेकंड दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएंगे आराम से। अब शुंग जो है, शुंग की स्थापना देखो 185, और ये कब हुई थी? 326 BC में। और दक्षिण भारत में सतवाहनों का जो उद्भव हुआ वो हुआ 230 BC में। और सेल्यूसिड मौर्य वंश की स्थापना होती है 305 से 330 3 के करीब, 30 नहीं 3। 41 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये प्रमुख स्थल साइट्स और उनके एक्सकवेटर्स के नाम दिए, में उत्खनन करता, गलत बताना है आपको। आलमगीरपुर, नेवासा, बालाथल, मेहरगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आलमगीरपुर का ठीक है बिल्कुल, आलमगीरपुर, बारा और रोपड़ तीनों के हैं यज्ञदत्त शर्मा। नेवासा के हैं HD संकालिया। पिकलीहाल के हैं आपके FR एलिचिन, पिकलीहाल पी लिख देती हूँ यहाँ पे। मेहरगढ़ के हैं JF जैरिस। और बालाथल जो है ना, बालाथल जो ये दिया हुआ है, इसके हैं BN मिश्रा। पिकलीहाल के हैं ये एल्चिन। 42 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो क्या क्या मिला है, रोपड़ से, सुटकोटा से, बनावली से, कालीबंगा से हमें क्या मिलता है, ये पूछ रहा है ये, और करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। 42 का ए हो जाना चाहिए देखते ही। अरे भैया प्लोड फील्डर फायर होता सुरकोता से तो हो ही नहीं सकते, कालीबंगन से। अब देखो पहले सुनो, अच्छा रोपड़ से आपको पंजाब, रोपड़ पंजाब में है, इससे आपको मिला था कि कुत्ते को दफनाते थे मनुष्य के नीचे, ठीक है, तो ये ठीक हो गया। सुरकोदा से क्या मिला है भाई? घोड़े की हड्डियां मिली हैं यहां से। बनावली हरियाणा से क्या मिला है? क्ले मॉडल मिला है, मिट्टी से बना प्लो। और कालीबंगा से तो मिला था प्लोड फील्ड और फायर अल्तार्स, ये तो भैया बच्चों को भी याद है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। 43 हड़प्पा सभ्यता में आयात के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू इंपोर्ट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये धातु और स्रोत क्षेत्र दिए हुए हैं, मेटल्स और कहां से आते थे। फिरोजा, टर्कोइस समझते हैं आप, आजकल तो लड़कियों को पता होगा टर्कोइस कलर के कपड़े ये एक प्रकार का कीमती पत्थर था। खुरासान से लेड, गोल्ड, सेलखेड़ी, स्टेटाइट। तो बताओ आप मेरे को कहां से क्या आता था? तो 43 का सी ये आपका गलत है। देखो फिरोजा टोकोइस आता था खुरासान से, ठीक है। लेड आता था साउथ इंडिया से, ठीक है। गोल्ड कहां से आता था? गोल्ड आता था अफगानिस्तान, ईरान और कोलर माइंस साउथ इंडिया की इतनी फेमस हैं,
वहां से। और जो ये स्टेटाइट है, सेलखड़ी आती थी तापी छाया ईरान से। और जो आपका जेड है, जेड, ठीक है, ये आता था आपका पामीर से। हो गए सारे? तो गलत सोना है आपका, पामीर से नहीं आता था ये। 44, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दंडिन ने कुमारगुप्त प्रथम का वर्णन शक्तिशाली, सत्यवादी, उदारतापूर्ण, यशस्वी, बुलंद व नैतिक और आर्थिक तत्वों का मर्मज्ञ आलोचक के रूप में किया है। वाह! कुमारगुप्त को क्या बोला है? पावरफुल, ट्रूथफुल, बाउंटीफुल, ग्लोरियस, लॉफ्टी एंड अ पेनिट्रेटिंग क्रिटिक ऑफ एथिकल एंड इकोनॉमिक कंपेंडिया। मतलब इंग्लिश तैयार हो गई बंदे की यहाँ पे, वोकैबुलरी है ना। बताओ गलत कौन सा है? बताओ बताओ बताओ। 44 का गलत सी ही है ये भयंकर लंबा गलत है। अब देखो, पहली चीज तो सुनो, दंडिन जो थे ये आपके 6th सेंचुरी के थे। उन्होंने हरिसेन को कहा है ऐसा, नॉट कुमारगुप्त को, हरिसेन। और हरिसेन थे कौन? किसके कोर्ट पोएट थे? कुमारगुप्त ने ये टाइटल्स एग्ज्यूम किए थे, नालंदा तो आपको पता ही होगा। किसके कोर्ट पोएट थे हरिसेन? बताओ मुझे। 45, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी कह रहा है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी। जॉन मार्शल ने सैंडर सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया है 3250 से 2750 बीसी। राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना है, फाउंडर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो करेक्ट बताओ आप। तो इसका हो गया आपका डी। ठीक है सारे, ये याद रखना, ऋग, साम और यजुर, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, अथर्व नहीं है इसमें, ठीक है। और ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। 46, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अकबर से रिलेटेड। इलाही की शुरुआत इलाही संवत की, इबादत खाना कब बनवाया, जिजिया टैक्स कब खत्म किया, पिलग्रिमेज टैक्स, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, उनके ईयर्स आपको पता होने चाहिए। बताओ। बी है आंसर। सुन लो अब, तो इंपॉर्टेंट है इलाही संवत तो 1583, इबादत खाना 1575, ये तो सबको याद होगा। 1575, जजिया कर हटा 1564 में, और 1563 में, मतलब दोनों कर हटाने के तो किससे आपके 63 64 के होगा, ये याद कर लो और एक याद हो, तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, ये तो याद रखना ही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये कह रहा है किस नगर का निर्माण किसने करवाया? उद्यन ने पाटलिपुत्र का, बिंबिसार ने राजगृह का, ललितादित्य ने परिहासपुर का, दंती दुर्ग ने मानेखेट का। इनकरेक्ट यही है, दंती दुर्ग ने थोड़ी करवाया था, अमोघ वर्ष ने करवाया था, अमोघ वर्ष। और ये याद रखो भाई, उदयन, पाटलिपुत्र, बिंबिसार, राजगृह, ललितादित्य, परिहासपुर, मतलब 2 बार याद करा रही हूं मैं। 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें पहली बार स्वराज? अरे भैया क्या सवाल है, बताओ जल्दी, देखते ही मारो धड़ाक से दादा भाई नरोजी, ऐसे ऐसे आंसर आना चाहिए। इस पे मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे नहीं पता ना ये बस तो छोड़ दो। 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अश्विनी कुमार दत्ता ने 1905 में वर्तमान बांग्लादेश के बरिसाल में स्वदेश बंधव समिति का गठन किया था। रास बिहारी बोस ने 42 में जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। आंसर बताओ। सही पूछ रहे हैं, क्या गलत है इनमें बताओ मुझे। अश्विनी तो इसी से तो रिलेटेड है, अश्विनी कुमार दत्ता स्वदेश बंधव समिति से 1905, रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 जापान। 50, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये ऐसे एक्ट भी पूछता है, नेटिव मैरिज एक्ट, बैन ऑन सती प्रथा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट और इंडियन स्लेवरी एक्ट, ईयर पता होने चाहिए। 50 का डी है, ईयर देखो फटाफट। नेटिव मैरिज 1872, सती प्रथा बहुत पुराना, राजा राम मोहन राय के टाइम का। एज ऑफ कंसेंट 1891 और स्लेवरी वाला 1843। शगुन का सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। 2 युद्ध पूछे हुए हैं, बैटल ऑफ चौसा और एक हुआ है बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। किसने किसको हराया, कब हुए, ये पूछ रहा है। बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। कोई भी गलत नहीं है,
याद कर लो, शेरशाह सूरी किसे हराया था? हुमायूं को। कहां पे? चौसा में 1539 में। और 1528 में किसने किसको हराया था? बाबर ने हराया था मिदनी राय को चंदेरी के युद्ध में। 52 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये क्या पूछ रहा है? कुछ 1944 में बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू समिति का गठन किया गया था। किस लिए? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को देखने के लिए। ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने 1902 में वर्तमान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अनुशीलन समिति का गठन किया था। बताओ, सही पूछ रहा है। ठीक है दोनों। सप्रू कमेटी याद रखना, ईयर याद रखना, अनुशीलन समिति याद रखना, ईयर याद रखना, और मेन लीडर का नाम तो याद रखना ही रखना। 53 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी बोल रहा है भारत माता समिति, इसकी स्थापना कब की बोल रहा है? 1904 की। जेएम चैटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वायची अय्यर। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, लंदन में 1928। अब मतलब लंदन में हुई थी क्या ये? तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली से लंदन पहुंचा दिया क्वेश्चन ने। 1928, 1904 याद रखना, भारत माता समिति, ये ज्यादातर ने नहीं सुनी होगी। और ये जिसका गलत है ना, बस सही विकल्प। अब फिर से, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 जापान में, ऊपर देख के आए हो अभी 1 मिनट पहले। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रासबिहारी बोस ने की थी, और जानकीनाथ बोस ने 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के वो अध्यक्ष बने थे, बिकेम दी प्रेसिडेंट। आंसर बताओ। अब सुनो, जानकीनाथ बोस नहीं बने थे, सुभाष चंद्र बोस बने थे 1943 में। सुभाष चंद्र बोस 1943 में। और ये 42 याद रखना, ये तो ऊपर देख के आ गए हो। और एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता ही दिया। 55 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों का चयन करें। सोशलिस्ट नहीं है। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ बनी? कानपुर में बनी 1924 में। वो 1928 में चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली। अब इसमें ये सिर्फ सोशलिस्ट हटा के पूछ रहा है। सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, भगत सिंह, उधम सिंह, सारे ही थे, याद रखना बिल्कुल। सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, भगत सिंह, उधम सिंह, सारे याद रखना। उत्तर प्रदेश कानपुर 1924। और 1928 में कौन सी आई थी? अभी ऊपर देख के आया हूं। 56 1939 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, लेकिन गांधी द्वारा पताभी सीतारामैया का समर्थन करने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अंत में निम्नलिखित में से किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? त्रिपुरी क्राइसिस पढ़ा है 1939 का। सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड बट ही हैड टू रिजाइन सिंस गांधी जी सपोर्टेड पताभी सीतारामैया। फिर बाद में कौन बने थे उनकी जगह? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसमें गांधी जी ने कहा था सीतारामैया की हार को मैं अपनी हार मानता हूं, कहा था नहीं? हाँ कहा था। 57 कालानुक्रमिक क्रम आ गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये नायर सर्विस सोसाइटी, महिष्य समिति, जाति निर्धारणी सभा, नादर महाजन संगम। अब पता नहीं आप लोगों ने ये पढ़ा है या नहीं, पर मैं बता दूंगी आपको। कोई नहीं है इसमें से। अब ईयर देखो भाई इसके। नायर सर्विस सोसाइटी आपकी 1914 की है। ये क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि आम किताबों नहीं है। महिष्य 1901 की है, सोचिए। जाति निर्धारिणी आपकी और पुरानी है, 1897 की। और नादर 1910 की है। तो ये जरा एक बार देख लो रुक के। 58 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वो आसान क्वेश्चन आ गया। तो सत्यशोधक आंदोलन, रिलेटेड लीडर अरवीपुरम, आत्मसम्मान, दलित वर्ग, महाड़ों का आंदोलन, महार्स का मूवमेंट। इनकरेक्ट बताओ। सी गलत है। मैं सारे बता देती हूँ इससे रिलेटेड। सत्यशोधक आपका ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र, जगह भी लिख लो। अरवीपुरम कहाँ का? श्री नारायण गुरु कहाँ? भाई केरला। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईवी रामस्वामी नायकर, पेरियार जिनको बोलते थे, कहाँ पे? तमिलनाडु। तो ये गलत है। और दलित महार्स का तो आप जानते हैं, B.R. अम्बेडकर, कहाँ पे? महाराष्ट्र। ईवी रामस्वामी नायकर कहाँ पे? परियार जिनको बोलते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट। 59 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी कह रहा है अरबिंदो घोष और 37 अन्य को आपका अलीपुर मुंबई अभियोजन मामले में मुजफ्फर
नगर कलेक्टर की हत्या के प्रयास के लिए विचाराधीन कैदियों के रूप में 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये बोल रहा है अलीपुर मुंबई प्रोसिक्यूशन केस, इसमें औरबिंदो घोष प्लस 37 अदर्स वर सेंटेंस्ड। विनायक दामोदर सावरकर को भारत के विरुद्ध आक्रामक और उत्तेजनात्मक भाषण देने तथा हथियार एकत्रित करने व उन्हें विद्रोह के बीच वितरित करने के आरोप में उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मतलब विनायक दामोदर सावरकर को 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था फॉर डिलीवरिंग ऑफेंसिव एंड प्रोवोएक्टिव स्पीचेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड फॉर कलेक्टिंग वेपन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इन द मिडस्ट ऑफ द रिबेलियन। इनकरेक्ट बताओ। पहला गलत है तो दूसरा याद रखना। ठीक है, 1910 में हुई थी इनको सजा, फिर 1911 में हुई थी, तो याद रखना। अब अलीपुर मुंबई प्रोसिक्यूशन केस में क्या हुआ था, जो रेवोल्यूशनरी थे आपके औरबिंदो घोष, उनको और 37 औरों को 1 साल का इम्प्रिजनमेंट हुआ था अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तरह, क्योंकि दे अटेम्प्टेड टू असैसिनेट मुजफ्फरनगर कलेक्टर। तो 1 साल का हुआ था पहली चीज तो, और अंडर ट्रायल के रूप में हुआ था। समझे आप लोग? विचाराधीन कैदी के रूप में। 60 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पूना आपके लीडर्स के नाम और कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। पूना सेवा सदन, इंडियन विमेन्स एसोसिएशन, निष्काम कर्म मठ और भारत स्त्री मंडल। बताओ। 60 का आंसर है आपका बी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है, तो पूना सेवा सदन गलत है ना, ये आपका 1909 का है, एक तो ये याद रखना। और किसका है ये? जीके देवधर और रामाबाई राणाडे, पूना सेवा सदन। इंडियन विमेन आपका 1917 का है, एनी बीसेंट, इंपॉर्टेंट है ये। निष्काम कर्म मठ आपका पुणे का है, 1910 का। और भारत स्त्री मंडल कलकत्ता का है, 1910 का, याद रखना। 61 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरुण कोहली को हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के लिए भारत में नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, इन्होंने संजय शाह की जगह ली है। ठीक है। मैनुएला रोका बोटे को हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। कोई गलत नहीं है, करंट अफेयर का बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखो। अरुण कोहली का नाम आए तो याद रखना। अपॉइंटेड एज द न्यू हेड इन द इंडिया फॉर मॉर्गन स्टैनले, संजय शाह की जगह ली है। और मैनुएला रोके बोटे, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया। 62 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्या पूछ रहा है? सोनिया गिरधर गोकानी को हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सारे चीफ जस्टिस पूछ रहा है, नए चीफ जस्टिस। गुजरात की संदीप मेहता सिक्किम, जसवंत सिंह त्रिपुरा हाईकोर्ट और एन कोटेश्वर सिंह जो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें से कौन सा है। 62 का आपका बी गलत है, ये सारे ठीक हैं। संदीप मेहता नए चीफ जस्टिस बने हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के। बाकी सोनिया गिरिधार को गोकानी गुजरात ऐसे याद कर लो। जसवंत सिंह त्रिपुरा, एन कोटेश्वर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 63 निम्नलिखित में से एक्सक्यूज मी गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक को हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। सारे गवर्नर पूछ रहा है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के गवर्नर बने हैं, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बने हैं और शिव प्रताप शुक्ल आपके हिमाचल प्रदेश के बने हैं। इनकरेक्ट बताओ। सारी नई नियुक्तियां हैं, पता होनी चाहिए आपको। इसका आपका बी गलत है, ये असम के नहीं बने हैं, ये बने हैं आपके सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, याद रख लो। अरुणाचल प्रदेश के सीपी राधाकृष्णन झारखंड के, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के। 2 बार रिवाइज करवा रही हूँ। असम के बने हैं, असम के भी आप देख सकते हैं। असम के आपके बने हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह क्या बने हैं? नए वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और मोहम्मद अब्दुल हामिद 22वें प्रेसिडेंट बने बांग्लादेश के। ये पूछ रहा है। दूसरा गलत है, मोहम्मद अब्दुल हामिद हटे हैं, बना कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। कितना बढ़िया नाम है, ये तो याद ही रहेगा आपको। चुप्पू, एंड में चुप्पू है।
मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू 22nd प्रेसिडेंट, और ये याद रखना एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। 65 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी तुलिका रानी को हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं तुलिका रानी। डेविड मलपास ने हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की है, मतलब रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने। बताओ। इसका सी है, दोनों ठीक हैं। याद रखना इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं तुलिका रानी, ये बनी है ब्रांड एम्बेसडर, कोई हीरोइन वीरोइन नहीं बनी है। डेविड मेलपास ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने क्या करा है, जो पहले मास्टर कार्ड के सीईओ होते थे अजय पाल सिंह, इनको बना दिया है अब नया हेड वर्ल्ड बैंक का। याद रखना ये चीज, और ये जो है मई 2023 में टेक ओवर कर लेंगे उसको, ठीक है। अजय पाल सिंह बंगा, नाम याद रहेगा नहीं रहेगा, जो कि मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ थे, वो बनेंगे अब। तो वो किसको, डेविड मालपास, अजय पाल सिंह बंगा आएंगे। 66 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यह है महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में डॉक्टर दत्तोत्रेय अलियास अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार बता रहा है अवार्ड। पत्रकार एबीपी के प्रसाद को हाल ही में पत्रकारिता 2020 में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले सेक्शन से आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा गलत है। कोई गलत नहीं है, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। जर्नलिस्ट एबी के प्रसाद, इनको क्या मिला है, राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। और आपका अप्पा साहेब धर्माधिकारी सोशल वर्कर हैं, इनको क्या मिला है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, याद रखिएगा। 67 किस राज्य के प्रख्यात भाषाविद और लोक गीतकार डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 दिया गया, इंटरनेशनल मदर टंग अवार्ड मिला है। कहां से है ये, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, या फिर इनमें से कहीं से नहीं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र उड़ीसा से हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तेलुगु भाषा की हिट फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को हाल ही में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया है। हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार भारतीय ऑस्ट्रेलियाई कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया, इंडियन ऑस्ट्रेलियन है, उनको दिया गया है। करेक्ट बताना है आपको। पहला ठीक है। देखिए क्यों गलत है, ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन नहीं है कार्तिक सुब्रमण्यम, ही इज इंडो अमेरिकन लिख देती हूं, इंडियन अमेरिकन, जिनको नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ईयर 2023 अवार्ड मिला है। और ये नाटू नाटू तो सबको पता ही है। 69 हाल ही में जारी पुस्तकें और उनके लेखकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। किसने कौन सी लिखी है, जादूनामा, जावेद अख्तर, एक सफर, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द विक्ट्री सिटी, द क्लाइमेट बुक। बताओ। आंसर है सी, विक्ट्री सिटी। मलाला यूसुफजई की नहीं है, ये है आपके सलमान रश्दी की, बड़े फेमस हैं, बड़ी कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। क्लाइमेटिक बुक ग्रेटा थनबर्ग की है, ठीक बात है। और ये आप देख सकते हैं मेघनाथ देसाई की है। और जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर अरविंद मंडलोई की है। 70 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है चौथा भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। फोर्थ इंडिया उज्बेकिस्तान बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नई दिल्ली में उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम का अनावरण किया है। एडवांस्ड ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, न्यू दिल्ली। आंसर कोई गलत नहीं है, और आपको ये याद करना है। दस्तलिक किसके बीच में होती है, पहला सवाल, कहां हुई ये भी पूछ सकता है, और स्काई यूटीएम क्या है ये पता होना चाहिए आपको। 71 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पार्श्व गायिका वाणी जयराम, प्लेबैक सिंगर, का हाल ही में निधन हो गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हो गया। सबसे बेहतरीन भारतीय पूर्व फुटबॉलरों में से एक तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है, आप जानते हैं अच्छे से, सारा देख लीजिए एक बार। प्लेबैक सिंगर वाणी जयराम, परवेज मुशर्रफ सेनाध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, और तुलसीदास बलराम। वो ये भी पूछ सकता ना ये कौन थे। अब तुलसीदास बलराम ऐसा लग रहा है ना राइटर होंगे, बताओ फुटबॉलर थे, ऐसे भी पता होना चाहिए।
72। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रव्यापी अभियान एक सप्ताह एक प्रयोगशाला शुरू किया है, 1 वीक 1 लेबोरेटरी। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान मतलब सेव वेटलैंड कैंपेन। करेक्ट बताओ। ठीक है, जनरल से क्वेश्चन होते हैं कई बार, ऐसे सवाल ठीक होते हैं, बस थोड़ा पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है और सेव वेटलैंड्स किसका है ये पता होना चाहिए। 73। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तमिलनाडु सरकार द्वारा हाल ही में पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट की गई है, स्कॉलरशिप स्कीम। और उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू की है, चीफ मिनिस्टर अंत्योदय फ्री गैस रिफिल स्कीम। कोई गलत नहीं है, दोनों ठीक है, याद रखना। पुडुमई पेन स्कॉलरशिप कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अब केरला वेरला से नहीं कंफ्यूज होना है और ये याद रखना। 74। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 को अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर 16 शहरों में आयोजित करेंगे। बताइए। ये भी बिल्कुल ठीक है, बातें याद रखनी है आपको। अब वो वर्ल्ड कप 2026 पूछ लेगा आपको कौन कौन ऑर्गेनाइज करेगा, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना, ट्रैक साइक्लिंग आ गया अब खेलो इंडिया विमेन में। भारत ने हाल ही में किस शहर में ABB FI फॉर्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की है? पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? सी है। ये कहाँ की है आप जानते हैं? हुसैन सागर लेक के पास की है। सुना है आपने? नाम नहीं सुना है? हुसैन सागर लेक। ठीक है। 76। कोलकाता के ईडन गार्डन में हाल ही में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल मैच में सौराष्ट्र ने किस टीम को हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? सेकंड टाइम जीती है रणजी ट्रॉफी। बताइए किसको हरा के? बंगाल, बड़ौदा, मणिपुर, उड़ीसा। तो बंगाल को हराया है। किसने हराया है बंगाल को? सौराष्ट्र ने हराया है। याद रखिएगा, दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। 77। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हाल ही में भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 इंडिया एनर्जी वीक 2023 इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E20 ईंधन को लॉन्च किया है। E20 इथेनॉल 20% फ्यूल। इसके अंतर्गत भारत सरकार वर्ष 2025 तक पूरी तरह से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहेगा। टारगेट है इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग का कितना? 20% बाय 2025। सही है ये सारे। और देखो खेलेगा कहाँ पे, ये तो याद रखोगे ही आप। ये ठीक है, E20 ये खेलेगा यहाँ पे। वो कहेगा 25% बाय ईयर 2025 या फिर 25% बाय ईयर 2020। ईयर और इस दो फिगर्स में खेलेगा, लेकिन आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। 78। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में अहमदाबाद, गुजरात में 30वीं राष्ट्रीय बॉल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। बाल होगा ये, बॉल मैंने गलती से बोल दिया। इस बैठक का विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना था, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। और गुजरात ने चौथी बार इस बैठक की मेजबानी की है। बताओ। ठीक है, तीनों याद रखने आपको। ठीक है। 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहां पे हुई? गुजरात में हुई। 79। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका की एक संयुक्त वैश्विक पहल जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन इसमें शामिल किया गया है। किसमें? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। किस किस का है ये? UAE का और US का। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का चौथा संस्करण मार्च माह में पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। ये तो अभी ऊपर देख के आए हो। 79 का गलत बताओ कौन सा है? अरे भैया बी गलत है, पहला ठीक है। 4th एडिशन बाइनीलियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान। अभी तो देख के आए हो, पर ये कैसे गलत कर सकते हो भाई? 80। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2023-24 के कार्यकाल के लिए हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अनिकेत सुनील तलाटी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, चेयरमैन बने हैं ये। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के सदस्यों के लिए कार्यवाही की कार्यसूची पुस्तिका का विमोचन किया है। एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसकी बुकलेट रिलीज करी है। करेक्ट पूछ रहा है, ना तो ये सही ना तो वो सही। ठीक है। अब देखो, सॉरी, एक मिनट, ये आपका सिर्फ ए सही है। अब क्यों? पहले तो ये देख लो।
अनिकेत सुनील तलाटी क्या बने हैं? अब ये जो है, ऐसे काम करने प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, ऐसे काम करने आए थे आपके ग्रामीण विकास वाले पंचायती राज मंत्री। कौन? श्री गिरिराज सिंह। ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं थे। 81, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कर्नाटक की राज्य सरकार ने हाल ही में उडुपी जिले में ब्यूंदर में देश के पहले मरीना के निर्माण की पुष्टि की है। कंट्री का पहला मरीना बनेगा बिंदुर में, उडुपी में। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में हाल ही में उड़ीसा के पुरी शहर में 1300 साल पुराना एक बौद्ध स्तूप की खोज की है। इनकरेक्ट बताइए। देखिए, कोई गलत नहीं है इनमें से, और आप जरा ध्यान रखिए इनको। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ये जो चीफ मिनिस्टर ने किया है बासवराज बोम्मई ने, और कंट्री का पहला मरीना बनेगा, और ये भी याद रखना है आपको। 82, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहले बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन हाल ही में असम में किया गया। फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर। ठीक है, दोनों याद करो भाई इन्हें दोनों को। पहला बोडोलैंड कहाँ पे? आसाम में हुआ है, और ये आपका द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली। 83, कुलदीप सिंह पठानिया, इनको हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यू स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? असम, त्रिपुरा, मेघालय, नन ऑफ दीज। इसमें से किसी का नहीं किया गया है। कुलदीप सिंह पठानिया बने हैं हिमाचल प्रदेश के, HP। 84, आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? इससे वह राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी हैं। न्यू पुलिस कमिश्नर आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मी सिंह। कहाँ की? संत कबीर नगर की, सिद्धार्थ नगर की, गौतम बुद्ध नगर की, संत रविदास नगर की? अच्छा क्वेश्चन है। ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा की बनी है। 85, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश माइन मित्र, माइन समझते हैं, पोर्टल को हाल ही में डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस कैटेगरी में 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड प्लैटिनम मिला है। प्रभु चंद्र मिश्रा को हाल ही में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 9वां अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना इन्हें। कोई गलत नहीं है इसमें से, ये बिल्कुल याद रखो। यूपी उत्तर प्रदेश माइन मित्र किसको मिला है? प्लैटिनम कैटेगरी। और प्रभु चंद्र मिश्रा इनको 9वां अटल सम्मान। 86, निम्नलिखित में से किन निकायों के से संबंधित चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पादित कराए जाते हैं? इलेक्शंस किनके कराता है इलेक्शन कमीशन? विधानसभा के, विधान परिषद के, उपराष्ट्रपति के, नगर पालिका के? नगर पालिका के थोड़ी कराएगा। नगर पालिका के कौन कराता है, बता सकता है कोई? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ना कि इलेक्शन कमीशन। 87, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने क्या किया था? मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी। और दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या किया था? ये किससे रिलेटेड है? 1990 की इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनावी सुधारों से ये संबंधित है। आंसर बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? कोई गलत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। 61st कॉन्स्टिट्यूशन 1988 याद रखना। 21 से 18 प्रोविजन आया 28 मार्च 1989 में, और दिनेश गोस्वामी आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। 88, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, और भारत के संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है। किसको? पार्लियामेंट को। किसको रिमूव करने का? चेयरमैन आपका यूपीएससी का। पहला ठीक है, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव करने में, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन याद रखना। 89, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चेयरमैन और मेंबर किसके? जेपीएससी के, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और 44th जो संविधान संशोधन था 1978 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के परिणाम था, मतलब बेसिकली। आंसर बताओ भाई, ये तो बता ही दोगे, मतलब ये तो याद ही रखो,
प्रेसिडेंट साहब करते हैं ये, और 44th थोड़ी थे। 1976 में सरदार सुरन सिंह कमेटी बनी थी, वो 42nd अमेंडमेंट नहीं था, 1976 का। ऐसे सवाल नहीं गलत करके आ सकते हो। 90, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मंडल आयोग का गठन 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने किया था, मंडल कमीशन। मंडल आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। मंडल कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 340। आंसर बताइए। ठीक है दोनों, बहुत प्रिपरेटरी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, ठीक है। 1979 जनता गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई, मंडल कमीशन। रिपोर्ट सबमिट करता है 31 दिसंबर 1980 को। बना 79 में था, और आर्टिकल 340 याद रखेंगे। 91, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत किया गया है। किसका? सीपीसीबी का। किसके अंडर? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा के दौरान पेश किया गया था। पहला लोकपाल बिल, बताओ। सही है दोनों। तो सीपीसीबी याद करना किसके कौन से एक्ट में आता है ये, और पहला लोकपाल कब आया था? 1966 में, और ये चौथी लोकसभा थी उस वक्त। 92, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन किया गया था। और बीएन राव ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था, मतलब मर्ज कर दो फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन को। बीएन राव ने ऐसा कहा था। भाई ये क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता, ये मैं कई बार बता चुकी। बीएन राव नहीं थे ये थे, हम ये एक टेस्ट में कर चुके हैं, एमवी माथुर। किस किस का? फाइनेंस प्लस प्लानिंग, और ये आपको पता है एनडीसी। 93, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रपति शासन, ये आपका अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल फॉर 3 इयर्स। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 301 फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड बिजनेस। बताओ। ठीक है, प्लीज याद रखो, प्रेसिडेंट का जो रूल है वो मैक्सिमम 3 साल तक लग सकता है, और आप जानते हैं आर्टिकल 352 क्या है और 301 क्या है, ये भी आपने जान लिया होगा अगर नहीं पता था तो। 94, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान का भाग 12 पार्ट 12 केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, फाइनेंशियल रिलेशंस स्टेट और सेंटर के बीच। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक दिए गए हैं। पार्ट 11 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करता है, और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, कोई गलत नहीं है। याद रखो भाई, भाग 12 क्या है, पार्ट 12, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कहाँ हैं, कौन से आर्टिकल में है, और ये तो बच्चों वाला सवाल स्टेटमेंट था। 95, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। देख लो, ये आर्टिकल 100 बार करवाए हैं, आर्टिकल 371C, 371B, 371A, 371D। गलत बताओ कौन सा है। डी गलत है ना। अब देख लो सारे। 371C किसका है? मणिपुर। बी असम। ए किसका है? नागालैंड। डी किसका है? ये पिछले वाले में कराया था मैंने, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है ये। अच्छा, अब सिक्किम का बचता है, सिक्किम का क्या है? 371F। 96, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया गया है। वेलफेयर स्टेट कहाँ पे है? डीपीएसपी में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप रिट्स इशू करवाने, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर दिया गया है अगर। बताइए, ठीक है दोनों बातें बिल्कुल। और हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है जिसमें आप रिट इशू कर सकते हैं? कमेंट करके बताइए।
97 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6 से 12 की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। राइट टू एजुकेशन 6 से 14। डीपीएसपी है क्या, बताओ। तो सही कौन सा है? ये कोई भी सही नहीं है। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको इन्होंने हृदय और आत्मा कहा है, ना कि आत्मा, हार्ट एंड सोल। और ये भी बताऊं मैं, ये फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी थोड़ी है ये। 98 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन माना जाता है फंडामेंटल राइट्स का। उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल है। पेंशन जो है ना, रिटायर्ड जज जो है हाईकोर्ट के, उनको कंसोलिडेटेड फंड से देते हैं और रिटायरमेंट एज उनकी 62 साल है। आंसर बताओ। ठीक है दोनों, तो ये याद रखना। पहला तो चलो आसान था, ये वाला थोड़ा सा पॉइंट अच्छा है, याद रख लेना। 62 और कंसोलिडेटेड फंड से उनको पेंशन दी जाती है, पेंशन की बात हो रही है। 99 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान भारत के संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है आंसर? 50 होनी चाहिए क्या? सोच के देखो जरा, 50 कैसे हो सकती है भाई? इक्वल पे इक्वल वर्क, ध्यान रखना। और ये आपके जो मिनिमम नंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो 60 होने चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 500। 60 से 500 याद रखना, 50 नहीं है इसमें कुछ भी। चलिए 100 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है अनुच्छेद 133 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, क्या कहता है? दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपीलेट जुरिस्डिक्शन फॉर सिविल केसेस। और 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के निहित होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के साथ हैं। केवल 2 प्रकार के अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मतलब सिर्फ 2 तरह के राइट्स आते हैं हाईकोर्ट जब इशू करता है रिट, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल, किसके अंडर? मैंडेमस के अंडर। और अनुच्छेद 134 ये जो आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है, मतलब क्रिमिनल केसेस में। 133 134 गलत, बताओ कौन सा है भाई? सी गलत है। सिर्फ 2 प्रकार के क्यों आएंगे राइट्स? आप ही सोचो, सारे तरह के जो राइट्स हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, फंडामेंटल, तीनों तरह के, मतलब कि संवैधानिक, संविधिक और आपके मौलिक, उसमें आप मैंडेमस कर सकते हो। और प्लीज ये 133 देखो सिविल का है, 134 क्रिमिनल का है और 53 आपको बताइए किसका है। ठीक है, शगुन का सवाल देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य बताइए। टॉप 3 स्टेट्स मिनिमम पॉपुलेशन इनमें से। इसका आंसर आपका ए है, फर्स्ट, सेकंड और 3। तो अब याद रखो, टॉप 4 स्टेट्स, 4 बता दूं सबसे ज्यादा, मतलब ऐसे देखो, पहले सिक्किम है, फिर मिजोरम है, नहीं सिक्किम से कम, ये सॉरी, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है और फिर है गोवा। ये याद रख लेना। 102 जनगणना आ गया है फिर से। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट, सबसे कम यूटी सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट वाला और यूटी सबसे कम डेकेडल ग्रोथ रेट वाला। डेकेडल ग्रोथ रेट पे क्वेश्चन है, स्टेट और यूटी यहीं प्रिपेयर हो जाएंगी अभी। तो इसका बी गलत है। अब सुनो, स्टेट जिसका हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट हुआ है वो मेघालय है। इसका हुआ है करीब 27.9 28% के करीब। सबसे कम किसका हुआ है? अरे पिछले टेस्ट में देखा था, नेगेटिव में हुआ है नागालैंड का, बताया था नहीं बताया था, -0.6% में है ये। और यूटी सबसे ज्यादा दादरा एंड नगर हवेली है, कम से कम 56% मान लो, 55.9। और लक्षद्वीप का सबसे कम है 6.3 यूटीज में। 103
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में वृद्धि के मामले में शीर्ष 3 राज्यों में से नहीं है? टॉप 3 स्टेट्स, ये भी करवाए हुए मैंने पिछले टेस्ट में, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, इनमें से कोई नहीं। मैं टॉप 3 अभी बता दूंगी, टॉप 5 पूछ लेना। चलो, टॉप 3 में आपका आंसर सी है। अब सुनो, आपको पता है फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर का। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है आप जानते हैं? आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा। फिर हुआ है तेलंगाना में, फिर हुआ है उड़ीसा में, फिर हुआ है कर्नाटका में, और अंत में आता है झारखंड। तो टॉप 3 में तो नहीं है कर्नाटका, टॉप 5 में है, पर टॉप 5 होता तो ये सवाल सही हो जाता। सेम IFSR रिपोर्ट की बात हो रही है आपका। ये आपसे पूछ रहा है देश का कुल मैनग्रोव आवरण इतना है और कितने % है वो कंट्री का। कुल मैनग्रोव आवरण 2019 के आकलन की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर ज्यादा हुआ है, 17 किलोमीटर बढ़ गया है। और 2019 के आकलन की तुलना में मैनग्रोव आवरण वृद्धि में इंक्रीज जिसमें हुआ है वो 3 राज्य हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और 2019 के आकलन की तुलना में मैनग्रोव आवरण में केवल गोवा राज्य में कमी दर्ज की गई है। अगर कंपेयर करें 2019 के असेसमेंट से तो सिर्फ गोवा में डिक्रीज हुआ है। बताओ आंसर। तो इसका जो आपका इनकरेक्ट है 104 का, वो है आपका डी। अब क्यों, देखो पहले एक बार सारे समझ लो। टोटल 4992 याद रखना, कितना हुआ 0.1, टोटल इतना 17 इंक्रीज हुआ है। टॉप 3 स्टेट्स आप जानते हो उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका हैं। अब बात करें तो सिर्फ गुजरात में डिक्रीज हुआ है, गोवा में नहीं, गुजरात में। और जो साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, उसमें 41.74 सबसे ज्यादा है, वहां पे 41.74 अकेले आपके साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में मैनग्रोव है। ये एक एडिशनल फैक्ट है, ठीक है जी। अब 105 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 शीर्ष जिलों में से नहीं है? टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है वो, बताओ। तो आंसर इसका बी है। मैं आपको बता देती हूं ढंग से। पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी की जो है वो 829 है, एक तो ये भी पता होनी चाहिए आपको। टॉप 5 स्टेट्स याद रखिए अब आप। गाजियाबाद नंबर 1 पे, वाराणसी नंबर 2 पे, लखनऊ नंबर 3 पे, बदोही नंबर 4 पे, और फिर है आपका कानपुर नगर। ठीक है, अब मिनिमम 5 सुन लो। मिनिमम, ये आपसे पूछा है मैक्सिमम, ये मिनिमम बता रही हूं मैं। इधर ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। क्वेश्चन पता क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी का चल रहा है। महोबा और चित्रकूट, ये हैं कम मिनिमम, ये हैं मैक्सिमम। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। 106 2011 की जनगणना के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, जौनपुर सबसे ज्यादा हाई सेक्स रेशियो है वहां पे, और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है। ये बताना है आपको, क्या है इसका आंसर। सही है तीनों। अब सुन लो, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात तो पता लग गया 912 है, याद कर लो। अब टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट बताऊं या टॉप 3 बताऊं, देख लो। चलो, जौनपुर में सबसे ज्यादा है लिंग अनुपात, सबसे ज्यादा जौनपुर में, फिर है आजमगढ़ में जौनपुर के बाद, फिर है देवरिया में, फिर है प्रतापगढ़ में, फिर है सुल्तानपुर में, और मिनिमम सबसे कम तो आपका गौतम बुद्ध नगर में है, फिर है बागपत और हमीरपुर एक जगह है, फिर कानपुर नगर, बांडा एक जगह है, मथुरा एक जगह है, तीनों, और औरैया और जलाऊं। वैसे तो बस यही याद रख लो, यही बहुत हो जाएगा, क्योंकि फिर ओवरवेलमिंग हो जाती हैं चीजें। 107 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण आबादी, रूरल परसेंटेज हाईएस्ट हिमाचल प्रदेश, और लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहां पे, नागालैंड में। सवाल कह रहा है ऐसा। और महिला साक्षरता दर, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी केरला में, और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, रूरल भी अर्बन भी, सबसे कम शिशु लिंगानुपात
ग्रामीण भी और शहरी भी। कहां पे? हरियाणा में। बताओ इनकरेक्ट कौन सा है? तो इसका सी गलत है। ये तो सारे देख ही लिया आपने, ये पढ़ लोगे आप। हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन, गांव में रहने वाले सबसे ज्यादा लोग कहां पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी केरला की आपको लगेगी है, लेकिन है नहीं, लक्षद्वीप की है ओवरऑल में, ये भी याद रखना। चलो 108 देख लेते हैं अब। 2011 की जनगणना से रिलेटेड है, सेंसस ऑफ 2011 से। ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला मतलब लार्जेस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट और सबसे कम वाला। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी पॉपुलेशन वाला जिला है सोनभद्र। और जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की, वो भारत की जनसंख्या का 16.5% है। बताओ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक हैं, ठीक है। और देखो बहुत सिलेक्टेड फैक्ट्स करके दे रहे हैं आपको, जिससे याद हो जाए। भाई लार्जेस्ट एरिया हो गया लखीमपुर खीरी का, सबसे कम हापुड़ का हो गया, एसटी सबसे ज्यादा सोनभद्र में हो गए, और 16.51 ओवरऑल से रिलेट कर दिया। 109 17th उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% है, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में वनावरण उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15 है। और उत्तर प्रदेश में वनावरण 12.2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, इंक्रीज हुआ है 12.24 किलोमीटर का। ये बढ़िया सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, आपके फैक्ट्स तैयार हो जाएं। तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का है 22238.89 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप टोटल फिगर भी एक बार ध्यान रख सकते हैं, और आपको इंडिया वाला मैंने टोटल बता रखा है। और ये कितना है? ये टोटल फॉरेस्ट और ट्री है, याद रखिएगा। और फॉरेस्ट कवर मतलब एफसी जो है, ये कितना है? ये आपका जो टोटल फॉरेस्ट है आपका, मतलब सिर्फ फॉरेस्ट कवर, तो ये है आपका 1481.7 1481.7.8 सॉरी, ठीक है। 110 देख लो, 17वीं सेम 17th उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे। अब वैसे तो आप टेस्ट में से ही नोट्स बना लो तो भी आपके बहुत क्वेश्चंस यहां से प्रिपेयर हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अति सघन वनों का सबसे कम क्षेत्रफल बस्ती में है, लोएस्ट एरिया ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट। उत्तर प्रदेश में मध्यम सघन वनों का सबसे कम क्षेत्रफल संत कबीर नगर में है, लोएस्ट एरिया ऑफ मीडियम डेंस फॉरेस्ट। और उत्तर प्रदेश में खुले वनों का सबसे कम क्षेत्रफल भदोही में है, लोएस्ट एरिया ऑफ ओपन फॉरेस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, ये है आपका डी, नन ऑफ दीज। तो लोएस्ट वेरी डेंस कहाँ है? बस्ती में, संत कबीर नगर और भदोही। ये तीनों याद रखो, तीनों से रिलेटेड फैक्ट्स याद रखो। 111 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है रॉबर्ट मिलिकन ने क्या डिस्कवर किया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। प्रोफेसर जॉन बार्डीन ने अति चालकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, थ्योरी ऑफ सुपरकंडक्टिविटी। और मैक्स प्लांक ने आपका क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो करेक्ट बताइए कौन सा है? सभी सही हैं। तो ये पूछ लेता है कई बार, रॉबर्ट मिलिकन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर आप जानते हैं, और जॉन बार्डन कंडक्टिविटी, मैक्स प्लांक आपका क्वांटम थ्योरी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का विलयन एक प्रकार का गैस में गैस का विलयन है, मतलब सोल्यूशन ऑफ अ गैस इन गैस, क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन बेंजीन। और प्रतिदीप्त लैंप जो होते हैं वो एक ऐसी मिश्रित रोशनी का उत्सर्जन करता है जो सौर प्रकाश के समान होती है। फ्लोरेसेंट लैंप जो होते हैं ना, वो मिक्स लाइट एमिट करते हैं जो सोलर लाइट के इक्विवेलेंट मानी जाती है। करेक्ट बताइए। बी करेक्ट है। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बेंजीन में जो है वो सोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड है, गैस इन लिक्विड, ठीक है। द्रव में गैस का विलयन है, गैस में गैस का नहीं है। 113 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या में परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कहा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है। 1 ग्राम बर्फ जिसका तापमान 0 डिग्री है को वाष्पित करने के लिए
1080 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम ऑफ आइस हुज टेम्परेचर इज 0 डिग्री रिक्वायर्स 1080 कैलोरीज ऑफ हीट टू वेपराइज इट। और यष्ट लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेप लगाया जाता है। मतलब गैल्वेनाइजेशन जो है वो प्रोसेस है इन विच आयरन एंड स्टील आर कोटेड विद जिंक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्ट। फर्स्ट और 3 सही है, दूसरा क्यों गलत है? 1 ग्राम आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री है उसे 720 चाहिए कैलोरीज, ना कि 1080, याद रखिएगा। 114 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी आपका सेल्स के पार्ट्स दिए हुए हैं, राइबोसोम अनुवांशिक गुणों का वाहक, आप देख लो पहले फिर मैं आपको सारे बता देती हूँ। क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम। गलत पूछ रहा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पहला और दूसरा बिल्कुल गलत है। आप देखिए क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम है कैरियर जेनेटिक प्रॉपर्टीज का, राइबोसोम नहीं है, क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये है ये। फिर आपका राइबोसोम क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और ये याद करो, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस सेंटर आपको पता है, लाइसोसोम सुसाइड बैग होते हैं, आत्महत्या की थैली। 115 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सब्जियां और खाने योग्य भाग, मतलब किन सब्जियों का हम क्या भाग खाते हैं? आलू, गाजर, मेथी, फूल गोभी, इनका क्या खाते हैं हम, ये बताना है आपको। करेक्ट, सही है सारे। पटेटो का आप तना खाते हो, हम स्टेम खाते हैं, जो आलू हमारे हाथ में होता है ना ऐसा, ये डॉट ये तना है एक्चुअली। और कैरेट की हम रूट खाते हैं, फेनुग्रीक की हम पत्तियां खाते हैं, कॉलीफ्लावर की हम, अब ये मत कहना मैम हम तो बीज भी खाते हैं, भिगो के मेथी के दाने, कढ़ी छौंकते हैं उनसे मतलब समझ गए ना। कॉलीफ्लावर का हम फ्लावर पार्ट खाते हैं। 116 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लैंड के डॉक्टर डेनिस गेबोर ने त्रिआयामी फोटोग्राफी का आविष्कार किया था, 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी। प्रकाशिक घटना विवर्तन के कारण ही वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है। सन जो होता है थोड़ा सा पहले विजिबल होता है ना, वो रेडनेस ड्यू टू डिफ्रैक्शन। पहला सही है, ये डिफ्रैक्शन होती है प्रॉपर्टी भैया, ये तो रिफ्रैक्शन होती है, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है ये, मतलब हिंदी वालों के अपवर्तन। पता नहीं कैसे लिखा गया, कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। 117 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट चुनिए। दूध से मक्खन निकालने की मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। व्हेन यू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम मिल्क। कीटभक्षी पौधे प्राय ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑफन फाउंड इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। आंसर कोई गलत नहीं है, दोनों ठीक है। 118 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी, ग्लूटस मैक्सिमस। लार्जेस्ट मसल, सबसे बड़ी मांसपेशी, एब्डोमिनल ऑर्टा। और थायरॉक्सिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण मिक्सिडोमा रोग होता है। और शाइटिक जो है लार्जेस्ट नर्व है ह्यूमन बॉडी की, सबसे बड़ी तंत्रिका। बताइए करेक्ट कौन सा है? थर्ड और फोर्थ ठीक है। अब देखो एक बार, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी ग्लूटस मैक्सिमम कैसे हो सकती है आप बताओ? ये एब्डोमिनल ऑर्टा है और ये ग्लूटस मैक्सिमम है, मसल, थाई मसल जो होती है हमारी। और ये ठीक है, मैक्सिमा डिजीज होती है थायरॉक्सिन के कम स्राव से, और शाइटिक जो है ये सबसे बड़ी नर्व है। 119 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सह संयोजक यौगिक और ज्योतिमीय आकार, मतलब ज्योमेट्रिक शेप्स और कोवेलेंट कंपाउंड दिए हुए हैं। मीथेन, अमोनिया, जल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। बी ठीक दिया हुआ है। अमोनिया इज पिरामिडल, पिरामिड जानते हैं ना, पिरामिड की शेप। मीथेन जो है वो टेट्राहीड्रल है। अमोनिया ठीक दिया हुआ है। जल आप जानते हैं कैसा है, जल तो एंगुलर होता है, कोणीय है जल। और कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, सरेखीय है। 120 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन और रासायनिक नाम ये तो पूछेगा ही पूछेगा, केमिकल नेम्स, विटामिन B2, B3, B5, B6, ये तो सारे रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल। 120 का बी ठीक है बिल्कुल, बाकी मैच कर लेते हैं हम। B2 क्या होता है? B2 बताओ क्या होता है? विटामिन B2 ये होता है राइबोफ्लेविन। B3 क्या होता है? नियासिन। B5 क्या होता है? पैंटोथेनिक एसिड। B6 क्या होता है? पायरोक्सिडिन। अब बायोटिन क्या होता है?
B7 पता होगा ही तो आपको, बड़ा आजकल चल रहा है। और B9 क्या होता है? फॉलिक एसिड। 121 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जूट, कपास, तंबाकू तथा गन्ना फसलें ऊर्जा फसलों के अंतर्गत आती हैं, एनर्जी क्रॉप। फिर कह रहा है कैश क्रॉप, नगदी फसलें। फिर कह रहा है प्लांटेशन क्रॉप्स, रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। और आपसे फिर ये पूछेगा वाणिज्यिक फसलें कौन सी है, कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी हैं। करेक्ट चुनिए आप इनमें से, पढ़ के जरा देख के 1 मिनट। उसका आंसर है सी। अब देख लीजिए, जूट, कॉटन, टबैको, शुगर केन, भैया ये कैश क्रॉप है, ये एनर्जी कहाँ से दे रही हैं? तो कैश दे रही हैं, ठीक है। और जूट, कॉटन, टबैको, शुगर केन, टी, कॉफी, रबड़, ये आपकी कमर्शियल हैं। ये तो ठीक है, रोपण प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं ये। और गन्ना, आलू, मक्का, टेपियोका वगैरह ये हैं आपकी एनर्जी क्रॉप्स। 122 उत्तर प्रदेश की एक जनपद, एक फेवरेट क्वेश्चन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बताओ जल्दी। कुशीनगर, रायबरेली, शामली, ललितपुर। कौन सा गलत है? सी गलत है। शामली में तारकशी कला नहीं है। शामली इज फेमस फॉर आयरन आर्ट्स, लौह कला, आयरन। कुशीनगर बनाना फाइबर प्रोडक्ट, रायबरेली वुडन वर्क, काष्ठीय कला, शामली आयरन, ललितपुर जरी सिल्क। सही है। अब तरकशी के लिए कौन सा है भाई? तरकशी वाला भी बता दो कौन सा है। ये है आपका मैनपुरी। 123 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। रबी फसलों को, रबी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सारे बता दूंगी मैं, जल्दी से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। रबी आपकी खरीफ और जायद, कब बोया कब काटा जाता है, बस ये पढ़ लो फटाफट, फिर मैं बता रही हूं। इनकरेक्ट पूछ रहा है 123 में। वन 123 का सी है इनकरेक्ट। अब सुनो ध्यान से, रबी जो है वो आपकी विंटर में आप बोगे, अक्टूबर से दिसंबर में काटोगे, ठीक है। सोन इन विंटर सीजन बिटवीन, सॉरी अक्टूबर दिसंबर में काटोगे नहीं, बोगे, ठीक है। अच्छा, हार्वेस्ट कब करोगे? रबी को हार्वेस्ट करोगे आप इसको अप्रैल जून में। खरीफ को बोगे कब? जून जुलाई के बीच में। और काटोगे कब? सितंबर अक्टूबर के बीच में। अब जायद जो है, जो रबी और खरीफ के बीच की है, वो जायद क्रॉप है। तो इसको काटा कब जाता है? इसको मार्च में और जून में काटा जाता है, अगस्त से नहीं है इसका लेना देना, ठीक है। अच्छा, मुझे तीनों क्रॉप्स के 2-2 3-3 एग्जाम्पल लिख के दिखाओ, रबी, खरीफ और जायद के। ये टास्क है आपका। 124 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखो रोग दिए मैं कुछ, गेहूं का करनाल बंट किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से। एरगॉट मिलेट का किसकी वजह से होता है? खैरा पैडी में किसकी वजह से होता है? धान का। व्हाइट बर्ड मेज का किसकी वजह से होता है? ये बताओ मुझे। करेक्ट, तो करेक्ट है पहले और दूसरे। अब सुन लो, करनाल बंट किसका है? गेहूं का, होता है कवक के कारण, ठीक है। बाजरा का आप जानते हो एरगॉट है, फंगस के कारण ही होता है ये भी। अब आप याद रखना, खैरा जो है डिजीज पैडी का, ये कवक के कारण नहीं होता, ये जिंक की कमी हो जाती है उसके कारण होता है। और आपका व्हाइट बर्ड जो है मेज का, ये भी फंगस के कारण नहीं, ये जिंक की कमी के कारण होता है। तो दो दो तो फंगस के याद कर लिया आपने, और दो दो कर लिए जिंक के। 125 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपसे पूछ रहा है नाम, सोडा वाटर, एरिक एसिड बटर में, रेपसीड में, कैरेट में, बताओ जल्दी देख के। डी ठीक है बस, ठीक है। अरे यार बटर में तुम्हें नहीं पता है कौन सा होता है, मतलब ये भी कोई बात है। सोडा में, सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर में इरुकी कहाँ होता है? कार्बोनिक एसिड होता है भाई, कार्बोनिक। वो जो ऐसी आवाज आती है वो इसी की वजह से आती है। कोल्ड ड्रिंक में भी होता है ये। मक्खन में क्या होता है? मक्खन में ब्यूटारिक एसिड होता है, याद रहेगा, ब्यूटारिक। रेपसीड सरसों में एरियूकिक एसिड होता है, एरियूकिक पहले वाला। गाजर में मेलिक होता है, अच्छा। और लॉरिक एसिड जो है ये किसमें होता है? कोकोनट में, पाम ऑयल में। फिर फाइटिक एसिड किसमें होता है? फाइटिक जानते हैं आप? राइस में, सोयाबीन में। और आपको बताऊं मैं, बादाम को भिगोना इसलिए चाहिए क्योंकि छिलके में फाइटिक एसिड होता है, हमारी इंटेस्टाइन नहीं डाइजेस्ट कर पाती है इसको, इसलिए कहते हैं भिगो के छिलका उतार के खाना चाहिए। 126
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये आपको कुछ भैंस, बकरी, आलू, समुद्री अनुसंधान संस्थान दिए हुए हैं, उनकी जगह बतानी है। इनकरेक्ट देख लो, पढ़ लो, फिर मैं आपको सारे रिवाइज कराई दूंगी। 126 का बी गलत है। अब देखो सुनना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बफलोज, ये हिसार में है, हरियाणा में, और ये 1985 का है। अब बकरी वाला आप जानते हैं कहां पे, रिसर्च ऑन गोट्स 1979 का है, ये ध्यान रखिएगा। ये है आपका मखदूम, मथुरा, यूपी में है ये। आलू संस्थान कहाँ है, 1949 का है ये आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। और मरीन वाला आपका 1947 का है, कोच्चि, केरल। 127, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्याज और लहसुन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के, अब ये आपका अनियन गार्लिक का है, ऑर्किड्स का दे रखा है, और रेपसीड का दे रखा है, और वाटर टेक्नोलॉजी का दे रखा है, जल प्रौद्योगिकी का। आप देख के मुझे बताओ इनकरेक्ट कौन सा है। तो ए गलत है इसका। देखो, लहसुन प्याज वाला जो है, ऐसे याद कर लो, लहसुन प्याज वाला जो है वो कहाँ पे है, इट इज इन पुणे, राजगुरुनगर, पुणे। अब पुणे कहाँ है तो पता होगा। ऑर्किड्स वाला कहाँ है, गैंगटॉक, सिक्किम। रेपसीड वाला कहाँ पे है, भरतपुर, राजस्थान। वाटर टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, बिल्कुल ठीक है। और एक आपका देख लीजिए आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ठीक है, ये आपका एलुरु, आंध्र प्रदेश में। 120, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये मृदाएं हैं और पोषक तत्वों की प्रचुरता, रिचनेस पूछ रहा है, कौन सी सॉइल में किसकी होती है। जलोढ़, एलुवियल सॉइल, काली मृदा, ब्लैक सॉइल, और आपका लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल। ज्यादा क्या मिलता है इसमें, तो इनकरेक्ट है आपका डी। अब देख लो पहले, जलोढ़ मिट्टी में पोटैश और लाइम बढ़िया होता है, काली में पोटैश, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बढ़िया रहता है, और ये तो आपको पता ही है इसमें रिच होती है। लेटराइट मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में नहीं, आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होती है। 129, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये बताए थे मैंने आपको, रंग, प्याज में लाल रंग, रेड कलर अनियन का, चने की पत्तियों में खटास, सावरनेस इन द लीव्स ऑफ ग्राम, चने का साग होता है ना, खीरे में कड़वाहट किस लिए होती है, और मिर्च में लाल रंग क्यों होता है। आप बताइए कौन सा इसमें से गलत है। 129 का ए गलत है। रेड कलर आपको मैंने पहले भी बताया था, एंथोसाइमाइन की वजह से होता है, एंथोसाइमाइन, अनियन का एंथोसाइमाइन। और आपका जो ये लीव्स होती हैं इसकी, ग्राम की, ऑक्सैलिक एसिड की वजह से थोड़ी कड़वी लगती हैं, और क्यूकरबिटासिन की वजह से खीरा कड़वा होता है। रेड कलर कैप्सिम, आइसोसाइनेट किस में पाया जाता है पता है आपको, जो मूली में चिरपिराहट होती है ना, चिरपिराहट कहते हो आप, चिरचिराहट कहते हो, वो आइसोसाइनेट की वजह से होती है। 130, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आगे आपका स्थानांतरित खेती के स्थानीय नाम और देश, रे, कॉनुको, रोका, देखो रोका, कैनगिन, गलत बताओ। ये तो सबसे फेमस है, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। रे कहाँ का है, रे वियतनाम का है भैया। कॉनुको कहाँ का है, वेनेजुला का। रोका कहाँ का है, ब्राजील का। कैनगिन कहाँ का है, फिलीपींस का। और थाईलैंड का क्या है, थाईलैंड का है टैमराई, TAMRAI। 131, अरे भाई, बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये बोल रहा है हाईएस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ बेसिन, तापी, महानदी, माही, साबरमती। सारे तो नहीं याद कर पाओगे, खैर। 131 का आंसर बी है, इनमें से इसका सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं बता देती हूँ आपका, टॉप वाली है ये, गंगा, सिंधु, गोदावरी, फिर आपका कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, और इनमें से ब्राह्मणी, बैतरानी का ज्यादा है, माही का ज्यादा है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछ रहा है ना, हाँ, तो आपका महानदी का बहुत ज्यादा है, महानदी काफी ऊपर आ गई ना, ब्रह्मपुत्र के बाद आ गई महानदी, तो ऐसे थोड़ा सा रिलेटिव करके ही ये करना पड़ेगा इसका। तो देखो सारे बेसिन्स तो याद कर नहीं सकते हो, है ना। 132, निम्नलिखित राज्यों को उनकी तटीय रेखा की लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, असेंडिंग ऑर्डर में, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन। बताइए, कर्नाटक, गुजरात, केरला, वेस्ट बंगाल। अब ये भी थोड़ा सा देखो, हल्का सा दिमाग से करना पड़ेगा क्वेश्चन।
वैसे इसका डी है। अब मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा किसकी है, अंडमान एंड निकोबार की, अगर आप पूरा इंडिया ले रहे हैं तो, मरीन वाला पार्ट भी। अगर इंडिया मेनलैंड ले रहे हैं तो मैं आपको टॉप बता देती हूँ कौन कौन से हैं। गुजरात तो सबसे बड़ा है ही है टॉप पे, याद रखना। फिर आंध्र प्रदेश है, याद रखना। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आपका केरल है, केरला के बाद उड़ीसा है, और देखो कर्नाटका उसके बाद है, याद रखिएगा प्लीज। फिर आपका वेस्ट बंगाल है, फिर आपका लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, बस ये याद रख लो टॉप वाले 4-5, तो इनसे सवाल निकल जाएगा आपका। 133, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? मैंने आपको बताया ना ऐसे सवाल जरूर आएंगे, अपना मैप एक चिपका के रखो सामने, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 133 का आंसर मैं बता दे रही हूँ, बी है। अब देख लो आप 133, बांग्लादेश की कितनी है, 409, सबसे लंबी तो बांग्लादेश के साथ ही है या नहीं, किलोमीटर की है हमारी, और 5 स्टेट्स करती हैं आपकी, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो कौन सी नहीं है इसमें से, सिक्किम नहीं है। 134, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। अब ये आपसे लाइंस पूछ रहा है, मैकमोहन किस किस के बीच में है, ड्यूरांट किस किस के बीच में है, रैडक्लिफ किस किस के बीच में है। आसान सवाल है, सही है सारे, देख लो, मैकमोहन इंडिया चाइना, ड्यूरांट पाकिस्तान अफगानिस्तान, रैडक्लिफ इंडिया पाकिस्तान, तो याद हो जाएगा ऐसी, 100 बार करवाई हुई बात है। 135, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वी झील, ईस्टर्न मोस्ट लेक, अब ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ है, फतेह सागर, कांकरिया, कलीवेली, साला, पता होना चाहिए, आ चुका है सवाल सारे इंपॉर्टेंट लेक्स पे। अब इसमें से आंसर तो देखो डी हो गया। अब चलो, फतेह सागर कहाँ है, राजस्थान में, कंकरिया कहाँ है, गुजरात में, कलवेली कहाँ है, तमिलनाडु में, साला झील कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, एक और झील है, एक बार सवाल आया था, बडखाल, ये जानते हैं कहाँ है, हरियाणा में, तो आंसर इसमें से साला हो गया। 136, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये क्लासिफिकेशन पूछ रहा है कोपेन की योजना के अनुसार, इंडियन क्लाइमेट का कोपेन्स क्लासिफिकेशन, ये तो मैंने आपको कराया था, मैंने कहा भी था इस तरीके से याद कर लीजिए जैसे भी हो सके याद, ASDFC BWHW, तो गलत इसमें से कोई नहीं है, याद कर लो। AS क्या है, तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट है, DFC आपका अरुणाचल प्रदेश है, BWHW आपका एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। 137, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, ये बोल रहा है खंबात की गाड़ी कहाँ है, गल्फ ऑफ खंबात, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटते हैं। तो 137 का आंसर डी है, और प्लीज आप इसको याद कीजिए, गल्फ ऑफ खंबात दमन और दीव के बीच में है, ईस्टर्न वेस्टर्न नीलगिरी पे मिलते हैं, IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काट रहे हैं एक दूसरे को सूरजपुर छत्तीसगढ़ में, याद रहेगा। 138, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब क्या पूछ रहा है ये देखो, सिक्किम जो है वो किन 3 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, बताओ, नेपाल, भूटान, चाइना है क्या। त्रिपुरा घिरा हुआ है बांग्लादेश से 3 साइड से, वो साइड्स पूछ रहा है, ईस्ट वेस्ट साउथ। वेस्ट बंगाल किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, इंटरनेशनल। और लद्दाख किसके साथ, किन 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, गलत बताओ। अब जो आपको लगेगा बहुत आसान है वो ही गलत हो जाएगा। त्रिपुरा पिछले वाले टेस्ट में बहुत बार कराया था कि 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखना, नॉर्थ वेस्ट और साउथ है, ईस्ट नहीं है, नॉर्थ है, नॉर्थ, बस यही खेल जाएगा। सिक्किम, नेपाल, भूटान, चाइना, वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नॉर्थ चाइना, यूटी ऑफ लद्दाख, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ये तो आसान है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। 139, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, करेक्ट ऑप्शन। अब सुनना, वो पूछ रहा है कुमाऊं हिमालय कौन सी दोनों नदियों के बीच में है, नेपाल हिमालय कौन सी में है, असम हिमालय। ये पिछले टेस्ट में भी कराया वाला क्वेश्चन, तो बताओ क्या है इसका आंसर। देखो सब है इसका, सही है सारे। अब ध्यान रखो, कुमाऊं किस किस के बीच में है, सतलज और काली। नेपाल किस किस के बीच में है, काली और तीस्ता। और असम तीस्ता और दिहांग। और हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है, सबसे पूर्वी सीमा, ब्रह्मपुत्र नदी। 140, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये बोल रहा है सिंधु नदी का
ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है? तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट। सिंधु नदी पाकिस्तान में कहलाई जाती है सिंघी खंबन, इंडस रिवर। और चेनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकस ताल से, राक्षस ताल नहीं है, हाँ, राकस ताल होगा वैसे, पर राक्षस भी चलो ठीक है, ताल से निकलती है, जहां इसे लॉन्गचेन खंबाब कहते हैं। बताइए। इनकरेक्ट पूछ रहा है भाई, ये तो बच्चे को भी पता है। सिंघी खंबन किसे कहते हैं बताओ मुझे भाई? तिब्बत में कहते हैं इसको, तिब्बत में सिंघी खंबन। इसका मतलब क्या होता है? शेर का मुंह, लायंस माउथ। और चेनाब याद रखना चंद्र और भाग से मिलकर बनी है, इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये भी याद रखना, लांगचन खंबाब। 141 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। मैंने क्या बताया आपको? इंडिया का रैंक और 1 2 3 देख लो एक बार सही कौन सा है। इसका आंसर ए है, इंडिया की 8वीं पोजीशन है। ये एक ऐसा इंडेक्स है कि किसी को भी नहीं मिलती है। क्या बोलते हैं आपको? टॉप की 3 रैंक, टॉप की 3 रैंक खाली हैं। और चौथा है डेनमार्क, फिर है स्वीडन डीएस, फिर है चाइल, फिर है मोरक्को। 4th से स्टार्ट है इनकी रैंकिंग। एक ही ऐसा इंडेक्स है, याद रहेगा। 142 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आपका मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, स्थान और कंट्री, बस वही बताना है आपको, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पहला गलत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इंडिया का रैंक रट लो, 132वां है। और टॉप 3 में बता दे रही हूं आपको, स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड, और टॉप 3 बहुत है, SNI, स्विट्जरलैंड, स्वीडन नहीं स्विट्जरलैंड, ठीक है। और नॉर्वे और आपका आइसलैंड, इसकी जगह स्विट्जरलैंड आ जाएगा। 143 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये आपके 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या आया? नेशनल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। 4th में आया 20 पॉइंट प्रोग्राम, और छठी में आया फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। सही कौन सा है? ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब सुनो क्या, 5th 5 ईयर प्लान की बातें हैं ये सारी, 5th की, और इसका टाइम पीरियड था आपका 1974 से 79। ये तीनों ही 5th की हैं। नेशनल मिनिमम नीड्स भी ये आया था 1974 में, 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था 1975 में, और फूड फॉर वर्क आया था 1977 में। तो ये टाइम पीरियड आ गया ना 5वीं पंचवर्षीय योजना का। 144 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना DR गडगिल मॉडल पर आधारित थी, 4th 5 ईयर प्लान। और गरीबी हटाओ आया 5th 5 ईयर प्लान में, इंदिरा गांधी ने दिया। और 2nd 5 ईयर प्लान में आया हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारी औद्योगिकरण। बताओ इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब सुन लो, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से, एक बार ईयर तो रिवाइज कराई दूं, 74 पे, ये थी डॉक्टर गडगिल मॉडल पे। और 5th 5 ईयर प्लान तो अभी देख के आए हो 1974 से 79, इसी में आया था गरीबी हटाओ। और हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था दूसरी में, उसका तो साल सबको याद होगा, 1956 से 61। 145 अब ये आपका आ गया है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में गलत चुनना है आपको। अब इसमें 1st 2nd 3rd और इंडिया का रैंक ही पूछ रहा है अभी भी। बताओ इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बता देती हूं मैं आपको, इसे रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स, याद रखना। और इंडिया का रैंक 42वां है किसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब पहला प्लेस है यूएस का, फिर है यूके का, फिर है फ्रांस का। टॉप 3 याद रखना, यूएस, यूके, फ्रांस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 42 इंडिया। 146 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर कहलाती है उसकी नेशनल इनकम। 1994 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए भंडारी समिति का गठन किया गया था, RRBs के लिए, तो भी ऊपर देख के आयो। और 1969 में आय वितरण के आकलन के लिए महालनोबिस समिति का गठन किया गया था। 1969 में महालनोबिस कमेटी सेट हुई थी फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन।
आंसर बताओ। पहले दूसरे ठीक है, दूसरा तो अभी देख के आयो थोड़ी देर पहले, और ये तो नेशनल इनकम तो पता ही होगा। और महालनोबिस कमेटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ठीक है, लेकिन 1960 की है ये, याद रखना ईयर। 147 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये क्या कह रहा है? उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार लैंगिक समानता सूचकांक अब 1.05 हो गया है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो 1.05 हो गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के नामांकन में 14-15 के हिसाब से 47% की वृद्धि आई है एनरोलमेंट में, मतलब इतने ज्यादा एनरोलमेंट अब बढ़ गए हैं। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? कोई भी नहीं है, दोनों ठीक है, देख सकते हो आप एक बार। 148 उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने यूपी बजट 23-24 के अनुसार निम्न में से किस स्रोत पर न्यूनतम राशि खर्च की है, मतलब सबसे कम अमाउंट स्पेंड किया है इनमें से किन चीजों पे? ऋणों के प्रतिपादन पे, रीपेमेंट ऑफ लोन्स पे, ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, अन्य राजस्व व्यय पे, अदर रेवेन्यू मैनेजमेंट और सब्सिडी पे। याद रखना ऋणों के रीपेमेंट पे। अब वो पूरा एक टेबल सा नहीं देते हैं सर बना के, वो देख लेना, रुपया जो सबसे ज्यादा खर्च किया है, सबसे कम, इस पे मतलब 3.1% किया है बस। और सबसे ज्यादा पता है किस पे किया है? पूंजीगत परिव्यय पे, याद रखना 21.7%। तो वो आप एक बारी बॉक्स देख सकते हो चाहो तो। 149 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में गलत विकल्प चुने, चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू यूपी बजट 23-24। अभी कह रहा है राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.84% है। फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो 3.84% है ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ यूपी। राज्य का स्वयं का कर राजस्व उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.8% है। स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू, ओन टैक्स रेवेन्यू। और कुल उधार एवं अन्य दायित्व उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.1% है। टोटल डेट एंड अदर लाइबिलिटीज इज 32.1% ऑफ जीएसडीपी ऑफ यूपी। और राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1% है। स्टेट्स ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू 1% है जीएसडीपी का। कोई गलत नहीं है, सारे ठीक है। याद रखना प्लीज, थोड़ा सा देख लो फिस्कल डेफिसिट कितना है, 3.84 इसका, और स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू, डेट अदर लाइबिलिटीज और नॉन टैक्स रेवेन्यू। चलिए जी, अब आप तो खुशी के सवाल पे आ चुके हैं, अब तो बड़ी सी स्माइल दिखा दीजिए। वैश्विक बहुआयामी करीबी सूचकांक 2022 मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया के गरीब बच्चों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है, मतलब फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड? बता दो बस, कोई बात ही नहीं है। इनमें से कोई नहीं, और आपको जान के बहुत दुख होगा, हंसी ऐसे हो जाएगी कि ये देश हमारा देश है, इंडिया। बताइए अब आप। यहां होता है हमारे इस टेस्ट का अंत, और उम्मीद करती हूं आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना बताया जा रहा है आपको उतना भी कर गए आप अच्छे से रिवाइज्ड, तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। Wish you all the very best and thank you so much. Have a nice time.